एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि स्टूडेंट्स, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत विकसित भारत। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कक्षा 10वीं की रसायन विज्ञान, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं हमारा अध्याय क्रमांक 3, जिसका नाम है धातुएं एवं अधातुएं। इसके हम करेंगे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, साथ में आपका जो नॉलेज है इस चैप्टर को लेकर वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। बात समझ में आ गई? चलिए 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 तो देखते हैं पहला एमसीक्यू क्वेश्चन कैसा है। ठीक, अब बात हो रही है निम्न में से कौन अधातु विद्युत की सुचालक है। अब हमने ये पढ़ा था कि सामान्यतः जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं जो होती हैं स्टूडेंट्स वो विद्युत की कुचालक होती हैं, पर कुछ अपवाद भी होते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे आपका जो मरकरी है या फिर लेड है, ये ऐसी धातुएं हैं जो कुचालक हैं, और कार्बन से बना ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो कि सुचालक है। पर सामान्यतः यदि हम देखें तो निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है, तो सिर्फ एक ही धातु ऐसी है जो विद्युत की सुचालक है और वो है हमारी ग्रेफाइट, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया। बात समझ में आ गई? कॉपर क्या है? कॉपर 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 जो है वो चालक तो है, पर कैसी है भाई? धातु है। हीरा और सल्फर जो है, देखो हीरा भी कार्बन से बना है, पर क्योंकि इसके पास कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, सवाल पैदा होता है कि सर ये कैसे बताएंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है या फिर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने टॉपिक वाइज वीडियोस नहीं देखे हैं, वन शॉट रिवीजन वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो आप वो जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहां पर सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और वहीं से आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। बात समझ में आ गई? चलो ध्यान से देखो। तो हीरा जो है ये और सल्फर जो है ये कैसे हैं? तो ये कुचालक है। तो आंसर हमारा जो है वो क्या होना चाहिए? भाई ग्रेफाइट होना चाहिए। ऐसे नन्हे मुन्ने क्वेश्चंस लगाते जाएंगे, नॉलेज बढ़ाते जाएंगे और परीक्षा में कर देंगे हंगामा। बिल्कुल सही, ग्रेफाइट। चलो अगले सवाल में बोला गया है इनमें से कौन सी धातु है जिसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। भाई सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्या होता है किसी धातु में कि वो उसे आप केरोसिन में डुबो कर रखते हो। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम इतनी ज्यादा क्रियाशील धातुएं होती हैं, इतनी ज्यादा सक्रिय धातुएं होती हैं कि यदि आप इनको वायु में रखेंगे या यदि ये जल वाष्प के संपर्क में आएंगे तो इनमें क्या हो जाती है? अभिक्रियाएं हो जाती हैं और एक इनमें जो है दहन उत्पन्न हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है और बहुत सारी ऊष्मा जो है वो बाहर निकल जाती है। तो उससे बचाने के लिए सोडियम, मैग्नीशियम नहीं होगा, आपका जो सोडियम है इसको रखा जाता है किसमें? केरोसिन में। सोडियम को रखा जाता है किसमें स्टूडेंट्स? तो ये रखा जाता है आपका केरोसिन में, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है। बात समझ में आई? मतलब आपने ऐसे अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, धातु है, विद्युत की कुचालक है, पर ठोस नहीं है बहुत ज्यादा। मतलब आप इसको ना चाकू से काट सकते हो और आप ऐसे रहता है जैसे सेंटरफ्रेश होती है ना आपकी, एकदम ऐसे बहुत ज्यादा कठोर नहीं होती है, मुलायम होती है। आपने काटा और इसे पानी में फेंक दिया, आग लग जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो सोडियम मुलायम होती है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, बहुत ही जल्दी इसमें हो जाता है दहन। इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका? सोडियम। साथ में आपके पोटेशियम और लिथियम भी है, बट यहाँ ऑप्शन में सिर्फ सोडियम है। हमारा आंसर जो है वो क्या होगा? सोडियम होना चाहिए। देख लेते हैं, सोडियम ही सही जवाब है स्टूडेंट्स। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, ध्यान से देखते जाओ, नॉलेज भी बढ़ता जाएगा, क्वेश्चंस भी होते जाएंगे। एक तीर से दो निशाने। निम्न में से कौन सी धातु पानी में डुबो कर रखी जाती है? अच्छा, एक तरफ जहां आपने धातुओं को आपने केरोसिन में रखा था, अब ऑब्जेक्शन लिया धातुओं ने कि भैया हमको भी इधर उधर रखा जाए, ठीक है, हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों? तो ऐसी कौन सी धातु है जो पानी में डुबो कर रखी जाती है? तो वो है आपकी श्वेत फास्फोरस। बात समझ में आ रही है? ये जो फास्फोरस होता है, जिसका रासायनिक जो अणु होता है वो कैसा होता है आपका? P4 होता है। इसको हम कहां पर रखते हैं? इसको हम रखते हैं पानी में। इसको हम रखते हैं पानी में। बात समझ में आ गई? कहां रखते हैं स्टूडेंट्स? तो इसको हम रखते हैं पानी में, बट कौन से वाले को? श्वेत फास्फोरस को। श्वेत और गर्म करोगे तो फिर लाल फास्फोरस हो जाएगा, और गर्म करोगे तो उसके बाद फिर वो जो है वो काला फास्फोरस बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो श्वेत फास्फोरस एक ऐसी अधातु है, एक ऐसा तत्व है जिसको हम रखते हैं किसमें? पानी में डुबोकर।
कहानी समझ में आ रही है? चेक करेंगे एक बार, क्या कहते हो, बिल्कुल सही है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, तो P4 का होगा, P4 होगा। लगे हाथ सल्फर को भी देख लेते हैं। सल्फर का जो एक अणु है वो S8 होता है, दूसरा वाला S6 होता है। आयोडीन जो है वो कैसा होता है, I2 होता है। लाल फास्फोरस का भी फॉर्मूला P4 ही होता है। पर आंतरिक संरचना जो है वो थोड़ी सी कैसी होती है, अलग होती है। तो अभी आपके सिलेबस में फास्फोरस की आंतरिक संरचना नहीं है, पर कुछ साल पहले जो आपका सिलेबस था धातु और अधातु वाला चैप्टर, वो बहुत बड़ा हुआ करता था, और वहां पर आपके सल्फर और फास्फोरस को किस तरीके से प्राप्त किया जाता है ये भी पढ़ा करते थे पुराने विद्यार्थी। बात समझ में आ गई? तो कहानी इंटरेस्टिंग है। श्वेत फास्फोरस जो होगा उसको हम कहां पर रखेंगे, पानी में डुबो कर रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अब देखो अब बात हो रही है तांबा और टिन। अब तांबा जो है वो है आपका Cu, और टिन जो है वो है आपका Sn। ठीक है, तो दोनों ही जो है वो कैसी है भाई, वो है आपकी धातुएं हैं। अब दो धातुओं को आपस में मिलाया तो क्या मिला, एक समांगी मिश्रण मिला। क्या मिला, मिला एक समांगी मिश्रण मिला। एक समान चीजों से मिलकर मिलता है समांगी मिश्रण। बात समझ में आ रही, जिसमें दोनों चीजें, मतलब जैसे Cu और Sn है तो एक दूसरे में बड़े यूनिफॉर्मली आपस में वो मिक्स हो गई होंगी, समांगी मिश्रण मिला। ये जो समांगी मिश्रण हमें मिला है इसका नाम क्या है, तो इसका जो नाम है स्टूडेंट्स वही है मिश्र धातु। इसका जो नाम है वही है हमारा मिश्र धातु। बात समझ में आ गई? तो इंटरेस्टिंग सी कहानी है, बात क्लियर है। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, मिश्र धातु होती है। अब कौन सा होगा, तांबा है और टिन है। तांबा है और टिन है तो इनके इस, अच्छा मिश्र धातु क्यों बनाते हैं ये सब भी हमने पढ़ा था बहुत बढ़िया तरीके से, ताकि आप जो है और मजबूत एक पदार्थ का निर्माण कर सके। आप ऐसे पदार्थ का निर्माण कर सकें जिसमें संक्षारण नहीं होगा, जिसमें कोरोजन नहीं होगा। तो तांबा और टिन को आपने मिलाया तो आपको क्या मिला, तो भाई सोल्डर तो नहीं मिला। अब पीतल और कांसे में से एक है तो क्या होगा आपका कांसा जो है, जिसको आप कांस्य भी कहते हो। क्या कहते हो, तो आप इसको कांस्य कांस्य कांस्य, पीतल नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ब्रोंज। बात समझ में आ रही है? तो इसको और क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, तो इसको हम कहेंगे आपका ब्रोंज। हमने सुना होगा कि गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर मेडल होता है और ब्रोंज मेडल होता है। कुछ ऐसे ही आपका स्वर्ण पदक होता है, रजत पदक होता है और कांस्य पदक होता है। क्लियर? तो क्या मिलेगा आप लोगों को, कांसा मिलेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, कांसा, सोल्डर, पीतल, ड्यूरेलियम, ये जितनी चीजें होती हैं इसको बड़े बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में आप नोट कीजिएगा। किसी भी मिश्र धातु से कोई भी सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अब देखो, स्कूल की जो घंटी है वो किस धातु की बनी होती है ये बात की बात है, बट जब स्कूल की घंटी बजती है और छुट्टी होती है तो उसका जो मजा है उसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो ये स्कूल की घंटी आपको कई बार अच्छी यादें भी देती हैं जब छुट्टी होती है, बुरी यादें भी देती है जब स्कूल लग जाता है। कभी कभी क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो अब ये जो स्कूल की आपकी घंटी है ये किस धातु से मिलकर बनी हुई है, तो ये मिलकर बनी हुई है, किसी भी धातु से मिलकर बनी हो सकती है। सामान्यतः ये पीतल की हो सकती है, तांबे की हो सकती है कहीं कहीं पर, वैसे तो लोहे की होती है, जिसको हम हथौड़े से पीट पीट कर क्या कर देते हैं, एक साइड से झुक जाती है वो। बात समझ में आई? तो स्कूल की घंटी जो है धातु की बनी होती है, क्योंकि जो धातुएं होती हैं, क्योंकि ये क्या है, क्या चालक है, आघातवर्ध है, तन्य है, नहीं। धातु तो है, ये सारी चीजें इसमें होंगी, बट ये कैसी है, सोनोरस है। ये कैसी है, सोनोरस है। अब सोनोरस क्या होता है, तो घंटी का काम है आवाज देना, इसलिए ध्वनिक है। ये कैसी है, तो स्टूडेंट्स ये है बेटा ध्वनिक। ये है आपकी ध्वनिक। कैसी है, तो ये है ध्वनिक। ध्वनिक होने का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी कठोर चीज से इस पर प्रहार करेंगे, इसमें से जो है वो आवाज बाहर आनी चाहिए, और उसी गुणधर्म को हम कहते हैं ध्वनिक होना, यानी कि आपका सोनोरस होना। बात समझ में आ गई? चालक तो है, तन्य है, आघातवर्ध है, पर इसका आप करोगे क्या? ये सारे गुणधर्म स्कूल की घंटी में होते हैं, पर आप इसका करोगे क्या? आघातवर्ध है तो उससे होगा क्या? बहुत ज्यादा नहीं होती, नहीं तो इतनी पिटाई करने पर तो चादर बन जाती। बात समझ में आ रही है? बहुत ज्यादा तन्य भी नहीं होती है वो घंटी, धातु की होती है बट बहुत ज्यादा तन्य नहीं होती, नहीं तो वो तार का रूप धारण कर लेती जब आप उसकी पिटाई करते हैं हथौड़े से। तो स्कूल की जो घंटी है वो कैसी है,
क्योंकि उसमें से ध्वनि बाहर आ रही है इसलिए वो ध्वनिक है, उसी को हम बोलते हैं सोनोरस इंग्लिश में। क्लियर? चालक को हम बोलते हैं कंडक्टर, तन्य को हम बोलते हैं डक्टाइल, आघातवर्त को हम बोलते हैं मेलिएबल। तो ये सारी चीजों को, ये पूरी शब्दावली को आपने अपनी किताब में देखा होगा, नहीं देखा है तो मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को बताया था। तो सारी चीजें आपको क्लियर है। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। चलो अब अच्छा वही आंसर चेक कर लिया, सोनोरस, ठीक है। सीसा और टिन। सीसा, सीसा यानी कि लेड। सीसा क्या होता है स्टूडेंट्स? तो बेटा ये होता है आपका लेड, लेड, ठीक है। इसी को हम पीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल नाम इसका प्लम्बम है। टिन जो है वो है आपका एसएन। क्या होता है? एसएन। अच्छा ये क्या है? स्टेन टेन टन, ऐसा अजीब सा है, टन थोड़ा ज्यादा है उसमें, स्टेंटन, स्टेंटन है शायद, स्टेंटन, ठीक है। चलो तो सीसा हो गया पीबी, टिन हो गया एसएन यानी कि स्टेंटन। इन दोनों को मिलाकर एक मिश्र धातु बनी होती है। वो कहां उपयोग होती है वो बताता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं इसमें बहुत सारी वायरिंग होती है। तो कभी कभी क्या होता है, वायर उखड़ जाता है या टूट जाता है, तो उसको जोड़ने के लिए हम रांगा उपयोग करते हैं, कइयां उपयोग करते हैं, शोल्डरिंग आयरन उपयोग करते हैं। तो सोल्डर हम उसको कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम उसको कहते हैं रांगा। तो वो क्या करता है कि वो जो वायर होता है जिसको आप सोल्डर कहते हो, ऐसा ना लपेटा रहता है सिलेंड्रिकल, एल्यूमिनियम जैसा दिखता है, बड़ा ही ऐसा लचीला सा होता है, आप इधर उधर उसको कर सकते हो। और वो जो आपका तार होता है वो बना होता है किससे? सोल्डर से। किससे बना होता है? तो ये बना होता है आपके सोल्डर से। अब सोल्डर क्या है भाई? तो आपका जो लेड है वो 60% है, और जो एसएन यानी कि टिन है वो आपका 40% है। बात समझ में आ गई? तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है आपका सोल्डर यानी कि रांगा, ठीक। तो अब वायर आपका टूट गया था, तो वायर को कैसे जोड़ोगे आप? तो वायर को, अब जैसे मान लेते हैं कि ये वायर है, इस वायर को यहां पर मेरे हाथ के ऊपर ऐसे जोड़ना है, यहां पर ऐसे ऐसे जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, हम कहीं है हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास ये है, ये लो, मान लेते हैं हमारे पास ये काइयां है आपका, कइयां बोलते हैं, कइयां, सोल्डरिंग आयरन, ठीक है। अब ये सोल्डर लेकर आए और ये वायर रहेगा यहां पर, वायर को ऐसे ऐसे टच कर देंगे तो ये चिपक जाएगा यहां पर। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो जो सोल्डर होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, गलनांक बहुत कम होता है। तो जब हम उसमें विद्युत देते हैं तो उससे क्या होता है, वो जो वायर होता है वो पिघल जाता है। अब वो जो वायर पिघलेगा तो उससे क्या होगा कि वो जो सतह है और जो वायर है जिसको आपको जोड़ना है वो यहां पर ऐसे चिपक जाएगा। सीधी सी बात, इलेक्ट्रॉनिक चीजों में यदि आपको छोटी मोटी वायरों की वेल्डिंग करनी होती है सतह के साथ में या आपस में, तो उसके लिए आप उपयोग करते हैं आपका सोल्डर। बात समझ में आ गई? कहानी इंटरेस्टिंग है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? तो सोल्डर होगा। आप उसका कॉम्पोजिशन भी देख लीजिए, बढ़िया सवाल है, ठीक। लिख लिया? चलो अगले सवाल की तरफ चलेंगे। हाँ, इनमें से ऐसी कौन सी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है? तो जब ये क्लास स्टार्ट हुई थी तब मैंने आपको सोडियम, पोटेशियम के बारे में बताया था। उनमें से यदि कोई होगा तो पक्का वही हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई? तो वही हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स? तो हमारा आंसर क्या होगा? दैट सोडियम। आंसर क्या होना चाहिए हमारा? सोडियम, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लचीली होती है, बहुत ज्यादा कठोर नहीं होती है, क्रियाशील होती है बट कठोर नहीं होती है। तो आंसर हो गया आपका सोडियम। सिंपल क्वेश्चन था। चलो, निम्नांकित में से कौन सी जो है वो है उपधातु? तो अब देखिए, ये तीनों जो हैं ये तो आपकी धातु है, ये तीनों जो हैं स्टूडेंट्स ये कैसी आपकी धातु है बेटा। पर आपकी जो एसबी होगी एंटीमनी, क्या होगी? एसबी जो है वो क्या होगी आपकी? एंटीमनी होगी, राइट। वो क्या होगी आपकी? उपधातु। अब सवाल पैदा होता है कि उपधातु क्या होती है? तो ऐसी धातु जिसके जो गुणधर्म होते हैं, या ऐसा तत्व जिसके जो गुणधर्म होते हैं वो धातु और अधातु दोनों के बीच में पाए जाते हैं, उसी को हम कहते हैं आपकी उपधातु। बात समझ में आ रही है? ऐसे तत्व जिसके गुणधर्म धातु और अधातु के बीच में पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उपधातु। जैसे कि हम बात करें तो सिलिकॉन है, या फिर हम बात करें तो जर्मेनियम है, या फिर हम बात करें तो एसबी यानी कि एंटीमनी है, और बात करें तो पोलोनियम है। कहानी समझ में आ रही है? तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बात ध्यान से देखिएगा। उपधातु क्या होती है? ऐसे पदार्थ, सॉरी ऐसे तत्व जो कि पाए जाते हैं धातु और अधातु के बीच में।
ठीक है, मतलब ये कि जब तापमान कम रहेगा तो ये कुचालक जैसा बर्ताव करेंगे, पर जब तापमान बढ़ा दिया जाएगा तो ये विद्युत के सुचालक जैसा बर्ताव करेंगे। मतलब ये कि कभी धातुओं जैसा बिहेव करते हैं और कभी कभी ये अधातुओं जैसा बिहेव करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके बिना जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो अधूरी है। बात समझ में आ गई? तो इनके बिना जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कैसी है स्टूडेंट्स? अधूरी है। इसीलिए इनके बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। एंटीमनी जो है वो एक प्रकार की आपकी क्या है? वो उपधातु है। बात समझ में आ गई? कहानी बड़ी सिंपल है। लेकर चल रहा हूं आपको अगले सवाल की तरफ। आंसर हमने चेक कर लिया है। चलो, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? तो याद करो, हमने कॉपर का विद्युत अपघटनी परिष्करण किया था। सवाल पैदा होता है सर ये क्या चीज है, राइट? तो देखिए, कॉपर आपको जब आप धातु की प्राप्ति करते हो, जब आप कॉपर धातु की प्राप्ति करते हो तो वो किस रूप में पाई जाती है भाई? अशुद्ध रूप में। हम उसका शोधन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? परिष्करण बोलते हैं, उसी को हम रिफाइनिंग बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो विद्युत अपघटनी परिष्करण यानी कि शोधन में हम क्या करते हैं? ध्यान से देखना, विद्युत अपघटनी परिष्करण या फिर शोधन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हम एक डिब्बा लेते हैं, उसके अंदर हम अपघट्य डालते हैं, फिर उसका विद्युत अपघटन होता है। सीधी बात यह है कि जो अशुद्ध धातु होती है उसको हम बनाते हैं एनोड। अशुद्ध धातु को क्या बनाते हैं? एनोड। और एनोड के ऊपर जो आवेश रहेगा वो कैसा रहेगा? तो भाई वो रहेगा आपका पॉजिटिव। और जो शुद्ध धातु होगी वो भी देख लेते हैं। और आपका जो शुद्ध धातु होगी, शुद्ध धातु के ऊपर 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 क्या होगा आपका? तो ये होगा आपका कैथोड। तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा आपका? कैथोड। अभी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहां पर जो अभिक्रिया होती है उसको भी हम जान लेते हैं, क्योंकि वो परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, चलो ध्यान से देख लो। तो यहां पर जो अभिक्रिया होगी वो होगी हमेशा ऑक्सीकरण। हमेशा क्या होगी? तो भाई ये होगी आपकी ऑक्सीकरण। और इस पर क्या होगी? तो इस पर होगी अपचयन। ऑक्सीकरण को हम क्या कहते हैं? और उपचयन कहते हैं। तो क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। क्यों है वो बताता हूं। देखो, चयन, क्योंकि अब एक बात बताओ, ये जो शब्दावली मैं उपयोग कर रहा हूं ये पहले अध्याय की है। तो इस बार का आपका जो सिलेबस है कक्षा 10वीं के रसायन विज्ञान का, इसमें सारे ही अध्याय जो हैं स्टूडेंट्स वो आपस में कनेक्टेड हैं। बात समझ में आ गई? तो इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, शुद्ध धातु कैथोड होती है, और कैथोड पर हमेशा होता है अपचयन। बात समझ में आ गई? नोट किया जाए। लेकर चल रहे हैं आपको अगले सवाल की तरफ। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका भाई? ये होना चाहिए आपका एनोड। सिंपल सी कहानी है, चलो नोट कर लो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर पे फोकस नहीं करेंगे, साथ साथ में इस चैप्टर का हम रिवीजन भी करते जाएंगे। अब देखो, इस सवाल के चक्कर में आपके फर्स्ट चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो जितने क्वेश्चंस हम करेंगे उतने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे क्लियर होते जाएंगे, और उतने अच्छे तरीके से हमारा रिवीजन जो है स्टूडेंट्स वो भी साथ साथ में चल रहा होगा। बात समझ में आ गई? तो आंसर क्या है आपका? एनोड। ठीक, क्या कहते हो? आगे बढ़ेंगे पक्का? चलो आगे बढ़ रहे हैं। पूछा गया भाई बॉक्साइड जो है वो किस चिड़िया का नाम है और किस धातु का अयस्क है? अब देखो, बॉक्साइड जो है वो है अयस्क। सीधी सी बात है, अयस्क एक ऐसा पत्थर है जिसमें आप जिस धातु की प्राप्त करना चाहते हो उस धातु की जो प्रतिशत मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब उस पत्थर से आप धातु को प्राप्त कर सकते हो। सबको पता है कि सारी धातुएं जो होती हैं वो जमीन के अंदर पाई जाती है। बात समझ में आ गई? तो बॉक्साइड जो है वो निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड का सूत्र देख लेते हैं। सूत्र 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 Al2O3.2H2। अब ये जो है ये है आपका बॉक्साइड। क्या है ये आपका? बॉक्साइड। बताओ कौन सी धातु इसमें दिख रही है? तो स्टूडेंट्स इसमें हमें दिख रही है एल्यूमिनियम। इसलिए आंसर जो है वो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? डन 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 डन, एल्यूमिनियम। कुछ समझ में आया? तो आंसर क्या होगा आपका? एल्यूमिनियम। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर Al2O3 2H2O बॉक्साइड, तो फिर एल्यूमिना क्या है?
बात समझ में आई? तो मैं आपको एल्यूमिना भी बता देता हूं लगे हाथ। तो Al2O3 यदि होगा तो इसके दो नाम हो गए, मैंने पहले ही बताया था, मैं साथ साथ में कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाऊंगा। तो इसका जो नाम है वो होगा एल्यूमिना। ये क्या होगा स्टूडेंट्स? आपका एल्यूमिना। आप इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो ये आपका एल्यूमिना है। पर यदि इसमें क्रिस्टलन का जल, क्रिस्टलन का जल क्या होता है? तो ये भी पढ़ाया गया है आप लोगों को अम्ल क्षारक और लवण में, याद करो। तो इसमें क्रिस्टलन का जल यदि 2H2O है, इसका मतलब ये एल्यूमिना से बन जाएगा बॉक्साइट। बात समझ में आ गई? तो स्टूडेंट्स अब ये एल्यूमिना से क्या बन जाएगा? बॉक्साइट बन जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए भाई? एल्यूमिनियम। परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो 13 होगा। संयोजकता और संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो 3 होंगे। साथ साथ में नॉलेज बढ़ाते रहेंगे, सारे चैप्टर्स को लपेटे में लेते रहेंगे ताकि इंफॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर हो जाए फिट और परीक्षाओं में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? चलिए तो इसको भी नोट किया जाए। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। देखो 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 किसी धातु की बात हो रही है यहां पर, ध्यान से देखना। किसी धातु की बात हो रही है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला, उच्च गलनांक मतलब जिसको आप आसानी से मेल्ट नहीं कर सकते, गला नहीं सकते, यौगिक बना रही है, एक यौगिक बना रही है। यह यौगिक जल में विलय है, विलय है बेसिकली, मतलब जल में घुलनशील है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो बड़ी सिंपल सी स्टोरी कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बना रही है और वो यौगिक जल में विलय है। तो सिर्फ आपके जो क्षारीय धातुएं होती हैं, क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, उनके जो आपके क्या होते हैं भाई? ऑक्साइड होते हैं। वो होते हैं स्टूडेंट्स जल में विलय। वो क्या होते हैं? जल में विलय। तो बड़ी सिंपल सी स्टोरी है कि कार्बन, सिलिकॉन और लोहा जो है ये आपके क्षारीय धातु है। देखो लोहा धातु तो है, पर ना तो ये क्षारीय धातु है और ना ही ये क्या है भाई? ना ही ये जो है क्षारीय मृदा धातु है। तो लोहा नहीं हो सकता। सिलिकॉन जो है वो क्या है? आपका एक उपधातु है। कार्बन जो है वो आपका क्या है? अधातु है। बात समझ में आई? तो अब बचा कौन? कैल्शियम। तो रिलेशन क्या होगा कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में? ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया? मैंने क्या मैंने लिखा Ca+O और क्या मिला स्टूडेंट? CaO। इस CaO को जब जल में डाला गया CaO, तो ये क्या हो गया? आपका H2O हो गया, ठीक है। और इसने बना लिया CaOH2। अब आप मुझे बताइए क्या आपको क्षार मिला? बिल्कुल आपको क्षार मिला। बिल्कुल आपको कौन सी चीज मिली? क्षार मिला। अच्छा एक और चीज, क्या आपको क्षार और क्षारक के बीच में अंतर पता है? क्या आपको क्षार और क्षारक के बीच में अंतर पता है? भाई ऐसे क्षारक जो क्षार का निर्माण कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वे क्षारक जो जल में घुलनशील हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। सिर्फ आपके ऑक्साइड जो होंगे, ग्रुप कौन से वाले भाई? समूह 1 वाले, समूह 2 वाले आपकी मृदा धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं जो होंगी, उन्हीं के जो ऑक्साइड होते हैं वो निर्माण करते हैं किसका? क्षार का। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है वो क्षारक है। ये क्या है? ये है आपका क्षारक। ये क्या है? आपका क्षारक है। और ये क्या है? आपका क्षार है। जो क्षारक है उसको आप भस्म भी कह सकते हो। तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। सब बच्चे क्या सोचते हैं सर क्षारक और क्षार एक ही होगा? ऐसा नहीं होता है बेटा। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कहानी बड़ी सिंपल है कि आपके ऐसे क्षारक जो किस में घुलनशील है भाई? जो आपके जल में घुलनशील है, उनको हम कहेंगे क्षार। तो सभी क्षार क्षारक हैं, बट सभी क्षारक क्षार नहीं है। बात समझ में आ गई? सभी क्षार जो हैं वो क्षारक हैं, बट सभी क्षारक जो हैं वो क्षार नहीं है। क्लियर हो गया? तो क्षारक का एक और नाम क्या है? भस्म। और इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं क्या? बेस। बात समझ में आई? और जो क्षार लिखा हुआ है ना, उसको पता है हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एल्केलाइन। तो इसको हम और क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं एल्केलाइन या एल्केली।
कहानी समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा। तो एक तीर से पता नहीं कितने सारे निशाने हमने लगा लिए और सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने दिमाग के अंदर कर लिया है। फिर चलो नोट कर लो, तो आंसर क्या होगा? आंसर 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 होगा आपका कैल्शियम। क्लियर हो कहानी? तो क्लियर है कहानी, आंसर होगा आपका कैल्शियम। एक और सवाल लगाएंगे, फिर एक और सवाल लगाएंगे और तब तक लगाते रहेंगे जब तक सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लिक ना हो जाए, नोट किया जाए। क्या बात हो रही है यहां पर कुछ धातु और अधातुओं के बीच में। शुद्ध रूप में धातु की सतह पर चमकदार है। अच्छा, शुद्ध रूप में धातु की जो सतह है वो चमकदार है। यह धातु के किस गुणधर्म को दर्शाता है? आपातक्यता, धातु की चालकता, धातु की सक्रियता, धात्विक चमक। अधिकतम धातुएं जो होती हैं वो कैसी करती हैं भाई? चमक उत्पन्न करती है। अपने पास कोई धातु है क्या? बिल्कुल देखो, धातु से बना हुआ है, शाइन कर रहा होगा। ये मेरी जो अंगूठी है ये शाइन कर रही होगी। बात समझ में आ रही है? तो धातुओं में क्या होती है? देखो, धातु से बना हुआ नट शाइन कर रहा होगा। तो सामान्यतः ऐसा होता है कि जो धातुएं होती हैं उनमें होती है स्टूडेंट्स चमक। उनमें क्या होती है? चमक। तो उस गुणधर्म को हम कहते हैं धात्विक चमक। तो आंसर होना चाहिए, उसको होना पड़ेगा, और आंसर क्या होगा आपका? धात्विक चमक। नोट कर लो, सिंपल सवाल था, धज्जियां उड़ा दी हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो और ये जो पारद है इसका मतलब क्या होता है ये मुझे बताओ। ठीक है, अभी तक मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर दे रहा था, अब आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए, डिस्कस करते हैं और बढ़ते हैं आगे। ठीक, तो स्टूडेंट्स अब भाई सिंपल सी कहानी है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर कि पारद है तो पारद मिश्र धातु होगा। अब सवाल पैदा होता है कि भाई ये पारद है क्या? तो पारद आपका पारा है, बड़ी सिंपल सी चीज है। पारद जो है वो आपका क्या है? पारा है, मरकरी है, Hg है, सारी दुनिया जानती है। ठीक है, तो अब किसी मिश्र धातु में यदि एक धातु पारद है यानी कि आपका पारा है तो इसे क्या कहेंगे? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, पारद मिश्र धातु नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे अमलगम। इसे हम क्या कहेंगे? अमलगम कहेंगे। याद करो, मैंने एक स्टोरी भी सुनाई थी ड्यूरिंग टॉपिक वाइज वीडियोस, राइट? तो पारद मिश्र धातु नहीं होगा, जिंक मिश्र धातु नहीं होगा, आयरन मिश्र धातु नहीं होगा, पर बात किसकी होगी? अमलगम की। क्लियर? तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? अमलगम। बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात हो रही है भाई, लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवण से विस्थापित कर सकता है? अब विस्थापन अभिक्रिया जो है इसका लेना देना है सक्रियता श्रेणी के साथ में। इसका जो लेना देना है स्टूडेंट्स वो किसके साथ में बेटा? सक्रियता श्रेणी के साथ में। तो हमें देखना पड़ेगा कि सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर की तरफ आने वाले तत्व हैं वो नीचे की तरफ आने वाले तत्वों को उनके लवण से, उनके सॉल्ट से क्या कर सकते हैं? विस्थापित कर सकते हैं। इसको हम समझने के लिए हम एक काम करते हैं। देखो, बात किसकी हो रही है? लोहे की, लोहे की, लोहे की हो रही है। तो अब आपने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, आपने लिया भाई Fe, ये रहा Fe, मिलाया CuSO4 के साथ में जो कि उसका एक लवण है। इंटरेस्टिंग बात कि ये जो लवण होता है, सॉल्ट होता है, सोडा होता है, इसको कैसे पहचानते हैं इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो Fe धन CuSO4 और क्या मिलेगा हमें? तो हमें मिलेगा FeSO4 और साथ में मिलेगा Cu। तो हमें मिलेगा FeSO4 साथ में मिलेगा Cu। इसका मतलब ये हुआ कि Fe जो है वो कैसा है? तो ये है स्टूडेंट्स ज्यादा सक्रिय, ज्यादा सक्रिय। तो ये कैसा है आपका? ज्यादा सक्रिय है। कुछ समझ में आया आप लोगों के? तो इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि जो ज्यादा सक्रिय रहेगा वो कम सक्रिय को क्या कर देगा भाई? विस्थापित कर देगा। अब सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम कहां? सक्रियता श्रेणी में आने वाले बहुत ज्यादा सक्रिय तत्व ऊपर की तरफ। तो इन तीनों को नहीं कर सकता बट कॉपर को कर देगा। कॉपर की जो सक्रियता होती है वो जिंक से भी कम होती है, इवन हाइड्रोजन से भी कम होती है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? कॉपर, यानी कि तांबा। लिख दो यहां पर। तो कॉपर यानी कि क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया आपका तांबा। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। आगे बढ़ते हैं। नोट करना था? करना था तो नोट कर लो। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। वही था ना आंसर? हाँ, कॉपर ही तो था। ठीक है, अब बात करेंगे सोडियम का एक अयस्क है। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी,
ये जो एस्क होते हैं इनके बड़े अच्छे अच्छे उल्टे सीधे नाम रखे जाते हैं। अब सोडियम के एक एस्क की बात हो रही है। सोडियम का एक एस्क है जिसका नाम क्या है? चिली सॉल्ट पीटर। सोडियम का एक एस्क है जिसका नाम क्या है? तो यह है आपका चिली सॉल्ट पीटर। सवाल पैदा होता है सर फॉर्मूला बताओ, ऐसे तो जाने नहीं देंगे। फॉर्मूला क्या होगा? NaNO3 होगा। कहां पाया जाता है? तो स्टूडेंट्स कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। कहां पाया जाता है? चिली सॉल्ट पीटर यानी कि सॉरी चिली सॉल्ट पीटर यानी कि NaNO3 कहां पाया जाता है? आपका दक्षिण अफ्रीका में। बात समझ में आ गई? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है, एक बात बताओ, कॉमन सेंस वाली बात, तमिलनाडु बोलोगे, झारखंड बोलोगे तो सच्चा भारत नहीं बोल दोगे। तो यहां पर यदि आपको नॉलेज नहीं है इसका तो भी आप कॉमन सेंस लगाकर बता सकते हैं कि यदि आपने भारत बोल दिया तो आपका जो तमिलनाडु और झारखंड है वो उसके अंदर इंक्लूड हो गया। बात समझ में आई? तो आंसर क्या होगा आपका? दक्षिण अफ्रीका, सॉरी दक्षिण अमेरिका या साउथ अमेरिका। वहां पर एक देश भी है, कैसे याद रखोगे? ध्यान से देखना। वहां पर एक देश है चिली। वहां पर एक देश कैसा है? चिली है। आपने यदि दक्षिण अफ्रीका का नक्शा देखा होगा, अब भैया मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ाता हूं, मेरे को जो है बहुत ही नक्शे वगैरह बढ़िया तरीके से नहीं बनते हैं, पर यदि आप दक्षिण अफ्रीका का नक्शा देखोगे तो उसमें आप पाओगे कि यहां पर एक देश ऐसा है, मिर्ची जैसा, चिली जैसा, ऐसा लंबा ही लंबा है, ठीक है, अर्जेंटीना और ब्राजील के बाजू में। तो उससे आप याद रख सकते हो कि दक्षिणी अमेरिका जो है वहां पर एक देश है, उसका नाम चिली है। बात समझ में आई? इस तरफ अर्जेंटीना है, ऊपर की तरफ आपका जो है ब्राजील है, कहीं एक दो और देश है, बहुत डीप में तो नहीं पता है बच्चों, बट फिर भी चलिए। तो वैसे याद रख लेना कि चिली साल्टपीटर कहां पाया जाएगा? तो दक्षिण अमेरिका में पाया जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा? NaNO3 होगा। इसके अंदर आपको सोडियम दिख रहा होगा, इसलिए सोडियम का क्या हो गया? एक अयस्क हो गया। तो आंसर क्या होगा हमारा? दक्षिण अमेरिका। आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। हा, सोने के बारे में बात हो रही है और कहा गया है कि भाई जो शुद्ध सोना है वो क्या होता है, कितने कैरेट का होता है? सिंपल सी कहानी है, 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध होता है। पर शुद्ध सोना जो होता है आपका, ये बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है, कमजोर होता है, लचीला होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा तो होता है, चमकदार भी होता है, बट कैसा होता है? नाजुक होता है, कमजोर होता है। ठीक है, अब यदि इसके आप गहने बनाएंगे तो इससे क्या होगा भाई? वो मजबूत नहीं रहेंगे, वो टूट जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, और वो गुम जाएंगे। एक तो महंगी चीज, ऊपर से फिर नाजुक रहेगी, गुम जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए करने का क्या, सोने में आप मिला दीजिए कुछ अशुद्धियां और उसको आप बना दीजिए 22 कैरेट का। तो जिससे गहने बनते हैं वो 22 कैरेट, 20 कैरेट, 21 कैरेट का हो सकता है। पर जो शुद्ध सोना है जिसके गहने नहीं बनते हैं वो होता है 24 कैरेट का। ये कितने का होता है स्टूडेंट्स? तो ये होता है बेटा आपका 24 कैरेट का। तो आंसर होगा आपका 24 कैरेट का होगा शुद्ध सोना। गहने बनाने वाला जो है वो कितना होता है? 22 कैरेट। तो यदि आपसे कोई बोले कि गहना जो है, कोई ज्वेलरी है, यदि वो 24 कैरेट के सोने से बनी हुई है तो आप बोलिए भैया मजाक मत करो, 24 कैरेट के गहने बन सकते हैं, मजबूत नहीं रहेंगे, कोई काम के नहीं रहेंगे। बात समझ में आ गई? तो आंसर होगा आपका 24 कैरेट। चलो और आगे बढ़ेंगे। अब क्या बात हो रही है भाई? सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के क्या है? सबसे अच्छे चालक हैं। बड़ी सिंपल सी कहानी है, तो बहुत ही सिंपल था। आंसर क्या है आपका? सबसे अच्छे चालक हैं सिल्वर और कॉपर। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे। लेड क्या है? तो लेड इकलौती ऐसी नहीं, दुकलौती ऐसी, क्योंकि वो भी है ना आपका Hg तो है, ऐसी धातु लेड जो है वो एक ऐसी धातु है जो क्या है? विद्युत की अचालक। लेड कैसी है? तो विद्युत की अचालक। और हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसे कुचालक भी बोल सकते हैं। तो हम इसे और क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? तो हम इसको कुचालक भी बोल सकते हैं। आंसर होगा हमारा अचालक या फिर कुचालक। ऐसी धातु, दो ही धातु ऐसी होती हैं जो विद्युत की क्या होती है भाई? कुचालक होती है। बात समझ में आ रही है? इसमें से एक लेड है और दूसरी आपकी पारा, पारद या फिर मरकरी है। क्लियर? तो ये कैसी है? आपकी अचालक है। नोट कर लो, सिंपल है, बहुत आसान है।
आगे पूछा गया है कि एक्वा रेजिया जो है वो किन दो अम्लों से मिलकर बना हुआ है, तो आप याद करो, बात कर रहे थे हम लोग HCl की, HCl, और बात हो रही थी HNO3 की। अब HCl को 3 अनुपात में लीजिए और आप HNO3 को 1 अनुपात में लीजिए, तो दो जो चीज आपको मिलेगी इसके दो नाम होते हैं भाई। एक नाम जो है वो तो एक्वा रेजिया है और दूसरा जो है वो है आपका रॉयल वाटर। तो जल लिख देता हूं उसको मैं। तो ये एक और नाम क्या है स्टूडेंट्स इसका, रॉयल जल या रॉयल वाटर। अच्छा, काम क्या है इसको आप इस सोने को इसमें डालोगे ना आप, तो सोने को ये पूरी तरीके से गला देगा। सोना जो है इसमें पूरी तरीके से गुम हो जाएगा, घुल जाएगा। बात समझ में आ रही है? भयंकर खतरनाक होता है ये HCl और HNO3 का मिश्रण। पर याद रहे कैसा, 3 और 1। तो देख लेते हैं, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ठीक। सांद्र सल्फ्यूरिक, सांद्र एसिटिक नहीं होगा, सांद्र ऑक्जेलिक और सांद्र नाइट्रिक नहीं होगा। आंसर होगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, राइट। और साथ में कौन सी चीज होगी आपका, नाइट्रिक अम्ल। बात समझ में आ गई? तो आंसर चेक करेंगे, बिल्कुल सही है। आंसर है आपका HCl और क्या है भाई आपका HNO3। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनसे हमारा जो नॉलेज है वो बढ़िया तरीके से बढ़ने वाला है। परेशान होने वाली बात नहीं है, सब कुछ बड़ा मजेदार है, ठीक है। अब देखो पूछा गया है कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इकलौती ऐसी अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, उसका नाम है आपका ब्रोमीन यानी कि Br2। तो ब्रोमीन 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 एक ऐसी अधातु है जो पाई जाती है किस पे, तरल अवस्था में। और ये बहुत ही ज्यादा जहरीली और टॉक्सिक गैस होती है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, ब्रोमीन। धातु होती तो आपका 6 आंसर थे। फ्रांशियम हो गया, स्ट्रॉन्शियम हो गया, आपका पारा हो गया जिसको आप मरकरी यानी कि G कहते हो, ठीक है। पर बात हो रही है अधातु की, इसलिए जोश में आकर, जल्दी में आकर आप पारा या मरकरी मत लिख देना। आंसर आपका क्या होगा, ब्रोमीन होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो, बहुत सारे सवाल लगाएंगे। धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की क्या होती हैं भाई, तो चालक होती हैं। कोई चीज अचालक चालक कैसे हो सकती है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका, चालक होगा। ग और घ इसमें सही नहीं हो सकते, तो चालक होगी, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखो। बात हो रही है धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती हैं। धातुएं आपकी जो आवर्त सारणी होती है उसमें किस तरफ स्थित होती है, देख लेते हैं भाई। एक तरफ आपका S ब्लॉक है, यहां कहीं पर आपका D ब्लॉक है, यहां कहीं पर आपका P ब्लॉक है, नीचे की तरफ जो है आपका F ब्लॉक है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, SP यहां नहीं होगा, यहां होगा D और F। तो S, D और F जो है उसमें सिर्फ धातुएं हैं। P जो है उसमें धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। बात समझ में आ गई? और आपको पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी बढ़िया तरीके से क्लियर भी है। तो अब देखो, तो भाई आपकी धातुएं जो हैं वो बाई ओर तो हैं, और कैसी है, तो केंद्र में भी है, केंद्र में भी है, बाई ओर भी है, नीचे की तरफ भी है। हालांकि जो F ब्लॉक है वो D ब्लॉक से ही निकल कर आया हुआ है। बात समझ में आ रही है? P ब्लॉक जो है उसमें धातुएं होती हैं, वो दाएं तरफ होती हैं। तो बाई ओर और केंद्र में होंगी आपकी धातुएं। बात समझ में आ गई? चेक करेंगे, चेक करेंगे, बिल्कुल सही है। ओहो हो, चेक करेंगे, बिल्कुल सही बात, नोट कर लो। अब बात हो रही है भाई अधातुओं की। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था, अधातुएं पाई जाती हैं किस तरफ, दाई ओर। बिल्कुल सही है, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, क्या बात हो रही है भाई, धातुओं द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसे उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है। तो एक तो धातु है क्या कर रही है, धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है, और एक संख्या के बारे में बात हो रही है। ऐसा क्यों होता है वो भी देख लेते हैं, और उस शब्द को संयोजकता क्यों कहा जाता है इसको भी हम देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब मैंने लिखा बच्चों यहाँ पर सोडियम 11 और मैंने यहाँ पर लिखा कैल्शियम 20, है ना। अब दोनों का हम क्या लिखेंगे, तो हम धमाकेदार तरीके से दोनों का लिखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
281 और यहां पर हो जाएगा 2882, 281 और इधर पे क्या हो जाएगा आपका 2882। अब आप ध्यान से देखो क्या दोनों के अष्टक पूरे हैं। सवाल पैदा होता है कि अष्टक क्यों? तो स्टूडेंट्स, तत्व जो होते हैं, धातुएं या धातुएं अष्टक पूरा करने के लिए अभिक्रिया करती है, उससे उनमें स्थिरता आ जाती है। अब देखो तो हो क्या रहा है, इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो अंतिम कक्षा में अब हो जाएंगे 8, यानी कि अष्टक पूरा हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन यदि त्याग कर दिए तो अंतिम कक्षा में हो जाएंगे 8, यानी कि अष्टक पूरा हो जाएगा। मतलब ये ध्यान से सुनना, संयोजकता की परिभाषा, अष्टक पूरा करने में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की संख्या, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं अष्टक पूरा करने में, या फिर अष्टक पूरा करने में इलेक्ट्रॉन के लेन देन की जो संख्या है वही क्या कहलाती है भाई? संयोजकता कहलाती है। बात समझ में आ गई? तो सोडियम के लिए, क्योंकि बात हो रही है धातुओं की, सोडियम के लिए जो संयोजकता है वो 1 होगी, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन देने से उसकी अष्टक पूरी हो जाएगी। कैल्शियम के लिए जो है बेटा वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि उससे क्या हो जाएगी? आपकी अष्टक पूरा हो जाएगा। तो यही होगी आपकी संयोजकता। और सवाल पैदा होता है कि संयोजकता का और कोई कनेक्शन है क्या? तो बड़ा सिंपल सा कनेक्शन है कि जो संयोजकता होगी उसी का लेना देना है आवेश के साथ में, और इसी का लेना देना है, और पता है किसके साथ में? ध्यान से देखिएगा, और पता है किसके साथ में? इसी का लेना देना है आबंधों की संख्या के साथ में। ध्यान से देखना, आबंधों की संख्या के साथ में, आबंधों की संख्या के साथ में कैसे है? तो ध्यान से देखिए, सोडियम जो है वो 1 आबंध बनाता है, और कैल्शियम जो है वो आपके 2 आबंधों का निर्माण करता है। बात समझ में आ गई? तो संबंध बड़ा संबंध है, आबंधों की संख्या, आवेश, संयोजकता, संयोजक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये कहानी जो है वह शुरू होती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से और खत्म कहां पर होती है? आबंधों की संख्या पर। बात समझ में आ गई? तो हमारा जो आंसर है अब उसको क होना ही चाहिए, और आंसर हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स? संयोजकता हो गई। क्लियर? सिंपल सी बात है, आगे बढ़ेंगे। चलो नोट कर लो, क्या कहते हो? सवाल लगाते यदि आपके दिमाग में फिर भी कोई भी सवाल है, कैसा भी सवाल है, कहीं से भी केमिस्ट्री से यदि कोई क्वेश्चन है, आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए, मैं वहां पर आपका उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो। धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं भाई? आघात वर्धिता। आपने उस पर आघात किया, क्या किया? तो आघात किया, तो ये बन गई आघात वर्धिता। मतलब चादर में ढलने की, पतली चादर में, ऐसा नहीं कि चादर बहुत मोटी होगी, ठीक है? कैसी भाई? पतली चादर में ढल जाना जब हम उसकी पिटाई करते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें हमारे आसपास हैं जो पतली चादर से बनी होती है, जैसे कि टिन के पीपे। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें, जैसे आपका एक स्केल होता है तो कैसा भाई? वो चादर के रूप में है। ऐसे आपने देखा होगा कि जो गेट होते हैं, ठीक है, और आपने ये देखा होगा कि जो गोदाम के ऊपर शीट डली होती है टिन की, तो ये सब क्या है? तो ये बेसिकली कौन से गुणधर्म है उसके? आघात वर्धता। बात समझ में आ गई? तो आंसर होगा आघात वर्धता। बिल्कुल सही है, आगे बढ़ेंगे। चलो अगले सवाल में पूछा गया है, कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु के क्या बनाता है? तो हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होंगे, यौगिक होंगे, वो क्या कहलाते हैं? हाइड्राइड। ऑक्सीजन वाले क्या कहलाते हैं? ऑक्साइड। नाइट्रोजन वाले क्या कहलाते हैं? नाइट्राइड। और क्लोरीन वाले कहलाते हैं क्लोराइड। बात समझ में आ गई? तो आपका हाइड्रोजन के साथ यदि कुछ मिल रहा है, जैसे कि ये CaH2, जैसे कि आपका मिल रहा है CaH2, ठीक है, और जैसे कि NaH, तो ये और ये दोनों जो हैं वही हैं आपके हाइड्राइड। ये दोनों जो हैं स्टूडेंट्स, यही क्या हैं? आपके हाइड्राइड। तो वे सभी यौगिक जो सिर्फ हाइड्रोजन और किसी एक धातु या धातु से मिलकर बने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं?
हाइड्राइड। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा हमारा हाइड्राइड। ठीक है, चलो सिंपल सवाल था, आगे बढ़ेंगे। धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती हैं? तो हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो कौन सी गैस का निर्माण करेंगी? भाई हाइड्रोजन गैस का। यही हमारा होना चाहिए था आंसर। इसके रिएक्शंस के बारे में भी हमने टॉपिक वाइज वीडियोस में देखा हुआ था। आगे बढ़ेंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलो। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक को क्या कहते हैं? चलते हैं एक धातु और एक अधातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ, और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास है आप सबका फेवरेट यानी कि सोडियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 और 1। मेरे पास एक और है जिसको हम कहते हैं क्लोरीन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 और 7। बात समझ में आ गई? अब एक बात बताओ, अष्टक वाली कहानी क्या कहती है? अष्टक वाली कहानी कहती है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अष्टक वाली कहानी ये कहती है कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो भी इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। मतलब ये कि जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो देगा। कौन देगा? भाई सोडियम देगा। और क्लोरीन जो है वही एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन धारण करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा। बात समझ में आ गई? अब जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है वो धनायन बन जाएगा, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है वो ऋण आयन बन जाएगा। मतलब आपका सोडियम बन जाएगा Na प्लस 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 प्लस, तो ये बन गया आपका Na प्लस। क्लोरीन जो है वो बन जाएगा आपका Cl माइनस, तो ये क्या बन गया आपका Cl माइनस। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि भाई ये आपका धन आयन है, धन आयन। तो ये कैसा है? तो ये धन आयन है, और इधर वाला जो है वो आपका क्या है भाई? ऋण आयन है। तो एक है धन आयन, दूसरा है ऋण आयन। मतलब ये कि दोनों के बीच में लगने वाला है आकर्षण बल, और हमारा जो यौगिक बनेगा वो बनेगा आयनिक। तो ये जो यौगिक यहां से यहां तक बना हुआ है ये कैसा बना है? आयनिक। तो स्टूडेंट्स कहानी इंटरेस्टिंग है, यौगिक कैसा बना है आपका? आयनिक। तो आंसर 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 को होना ही पड़ेगा आयनिक यौगिक। बहुत प्रैक्टिस करने से जब आपका नॉलेज बढ़ जाता है तो उससे आता है कॉन्फिडेंस, और आपका जो आंसर है ना वो ऑटोमेटिकली हो जाता है सही। देखते हैं, बिल्कुल सही बात। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? आयनिक यौगिक, क्योंकि किससे मिलकर बना है? आयनिक से। एक बढ़िया चीज बताता हूं, दिमाग के अंदर फिट कर लेना और किसी को बताना मत। ठीक है, सुनो। एक धातु एक अधातु के साथ हमेशा आयनिक यौगिक बनाती है। एक अधातु दूसरी अधातु के साथ हमेशा सहसंयोजी यौगिक बनाती है, और एक धातु दूसरी धातु के साथ हमेशा धात्विक यौगिक बनाती है। तो धातु धन धातु धात्विक यौगिक, धातु अधातु आयनिक यौगिक, अधातु अधातु जो होगा आपका वो क्या होगा? आपका सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक में आपका जो इलेक्ट्रॉन है उनकी साझेदारी होती है। धात्विक यौगिक में भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, पर आयनिक यौगिक जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कोई साझेदारी नहीं होती है। उसमें इलेक्ट्रॉन, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं, अधातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। दोनों आपस में मिलकर निर्माण करती हैं आपके आयनिक यौगिकों का। बात समझ में आ गई? नोट करो, बढ़ रहे हैं आगे। नोट करेंगे, बढ़ रहे हैं आगे। ठीक, चलो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी अधातुएं हैं? तो सिंपल सी कहानी ये है कि जिंक है, मैग्नीशियम और आयरन है, ये सभी हैं धातुएं। बचा हुआ हाइड्रोजन है, वो हमारा आंसर है। बात खत्म हो गई। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर अब समूह एक में पाया जाता है आपका हाइड्रोजन, तो फिर ये धातु कैसे हुआ? तो ये इकलौता आपका अपवाद है कि एस ब्लॉक में सभी आपकी धातुएं होती हैं, बट अकेला हाइड्रोजन जो है वो कैसा है स्टूडेंट्स? आपका अधातु। तो आंसर होगा हाइड्रोजन, और कहानी होगी आगे। और चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। अब पूछा गया है मिश्र धातु कांसा जो होता है, कांस से होता है, क्या होता है? विद्युत का सुचालक, अतिचालक, अर्धचालक, कुचालक। तो सुचालक होगा, सिंपल सी बात है। कुचालक होता है कांसा? नहीं नहीं, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे
अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? अब ध्यान से देखिएगा, धातु के ऑक्साइड यदि जल में घुल रहे हैं तो वो क्षार है, भस्म या फिर क्षारक नहीं है। ध्यान से देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। हर वो चीज जिसका जो पीएच है वो 7 से ज्यादा है, हर वो चीज जिसका पीएच जो है स्टूडेंट्स वो 7 से ज्यादा है, वो आपका क्षारक होता है, यानी कि भस्म होता है। पर ऐसे क्षारक या भस्म जो कि जल में घुलनशील हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? जो जल में घुलनशील है उनको हम क्या बोलते हैं? भाई क्षार बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो जितने भी क्षार होंगे वो सभी क्षारक हैं, पर सभी क्षारक जो हैं वो क्योंकि जल में घुलनशील नहीं है, इसलिए वो सभी के सभी क्षार नहीं है। बात समझ में आ गई? अब जैसे CaO है, तो CaO जो है ये जल में घुलनशील है। यदि ये जल में घुलनशील है तो ये निर्माण कर रहा है किसका किसका किसका? तो निर्माण कर रहा है CaOH2 का। बात समझ में आई? तो अब कहानी क्या है स्टूडेंट्स, आप ना उसको क्षारक बोलते हो, वो क्षारक नहीं है, क्षारक ये है आपका। देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये बड़ा अच्छा डाउट है। ये आपका क्षारक है क्योंकि ये जल में घुलनशील है, और इधर वाली जो चीज है ये आपका क्षार है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अपने बड़े भैया दीदी या फिर सीनियर से आप इसके बारे में पूछेगा जो कक्षा 10वीं 11वीं या 12वीं में है, आपको बड़े मजेदार रिप्लाई मिलेंगे। कभी कभी आप लोग मजे लेने के लिए पूछ लेते हो ना बड़े भैया दीदी लोगों से कोई क्वेश्चन, राइट, और वो भी बड़ा डिप्लोमेटिक रिप्लाई देते हैं क्योंकि भाई इमेज वाली बात है। बात समझ में आ गई? तो वहां पर आप देखिएगा क्षारक और क्षार में होता है बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन, जिसमें गलत कुछ भी नहीं है, शब्द ही एक जैसे हैं। बात समझ में आ गई? तो याद रखिए जो भस्म और क्षारक होते हैं वो एक ही चीज है, जो जल में घुलनशील हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके क्षार। तो देखो धातु का ऑक्साइड जो था वो आपका क्षारक या भस्म था, जल में घुलनशील हो गया, बन गया वो क्षार। आंसर क्या है आपका? क्षार है। क्लियर हो गई कहानी? पक्का पक्का। इनको हम बोलते हैं बेस, इनको हम क्या बोलते हैं? बेस। अच्छा एक और चीज, ये जो होगा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बहुत ही ज्यादा प्रबल आपका क्या होगा भाई? क्षार होगा, है ना। चलो मिटाएंगे और बढ़ेंगे आगे। धातु के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने देखा था क्षार नहीं कहते हैं, इन्हें कहते हैं भस्म यानी कि क्षारक। कंफ्यूज नहीं होना है, यदि ये जल में घुलनशील है तो कहलाएंगे क्षार, लवण नहीं हो सकता, कोई नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या होगा आपका? भस्म या फिर क्षारक। चलो आगे बढ़ेंगे। हो आंसर चेक तो किया ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो घबराने वाली बात नहीं है बच्चों, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो जल में घुलकर क्या बनाते हैं? अब यदि धातु के ऑक्साइड क्षार बना रहे हैं जल में घुलकर, तो कॉमन सेंस कहता है कि अधातु के जो ऑक्साइड हैं वो जल में घुलकर क्या बनाते हैं भैया? आपके क्या बनाते हैं? तो अम्ल बनाते हैं। समझ लेते हैं, ध्यान से देखो। अधातु के ऑक्साइड को मैंने मिलाया जल में और निर्माण होता है, और निर्माण होता है रसायनों के राजा यानी कि H2SO4 का। ध्यान से देखिएगा, H2SO4 का निर्माण होता है। ध्यान से देखो, H2SO4। तो यदि धातु के ऑक्साइड यदि क्षारक होते हैं, तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या बनाते हैं भाई? जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आंसर 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 क्या होगा स्टूडेंट्स? आंसर होगा हमारा अम्ल। बात समझ में आ गई? तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर होगा हमारा अम्ल। क्रॉस चेक करेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो क्या सीखा हमने? सीखा कि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं जल में घुलकर अम्ल का निर्माण करते हैं, वहीं के वहीं धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो जल में घुलकर आपके क्षार का निर्माण करते हैं। तो इसको आप बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। हम चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। चलो अब बताओ मुझे सभी लोग, अभी बहुत देर से मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, अब आपकी बारी है। अब बताइए मुझे आंसर क्या होगा, ठीक है? आंसर बताओ। तो स्टूडेंट्स पे क्या लगता है, सक्रियता श्रेणी वाला सवाल है। सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु जो है वो कौन सी होगी? तो भाई सोडियम है, और बहुत ज्यादा क्रियाशील है। पोटेशियम के बाद सोडियम ही पाई जाती है। तो सोडियम आपकी जो है सक्रियता श्रेणी में बहुत ज्यादा आपकी सक्रिय धातु है।
तो बहुत ज्यादा क्रियाशील होगी और यही हमारा आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे। अब पूछा गया है निम्न में से ऐसी कौन सी धातु है जो तार के रूप में पाई जाती है। तो भाई सीधी सी बात है कि ऐसी धातु जो विद्युत की अच्छी क्या होगी, चालक होगी। एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, चांदी हो सकता है, बट जो चांदी है कॉस्टली बहुत ज्यादा है तो उसके तार हम नहीं बनाते हैं। हम किसके बनाते हैं, कॉपर के बनाते हैं। तो जो हमारा आंसर है वो होगा आपका कॉपर यानी कि तांबा। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी सवाल लगा लेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। ठीक है, ऐसी कौन सी धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ में होता है। तो ध्यान से देखिएगा, बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो जो आपका मैग्नीशियम होगा वो O2 के साथ अभिक्रिया कर बनाएगा 2MgO। अब ये एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे आगे 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि अब जाकर ये समीकरण जो है वो कैसा हुआ है भाई, संतुलित हुआ है। अब जाकर समीकरण कैसा हुआ है स्टूडेंट्स, संतुलित हुआ है। तो आंसर क्या होगा 2MgO। क्रॉस चेक किया जाएगा, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आंसर होगा आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की रिबन जो होती है ये ऑक्सीजन के साथ जब जलती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है, ऑक्सीजन के जुड़ने के कारण ये एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्या पूछा गया है, ऐसी कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। ऐसी कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी, देखिए तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की जो दर होती है वो बढ़ जाती है, पर ऐसी कौन सी धातु है जो अधिक तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो भाई जिसकी क्रियाशीलता बहुत कम होगी, मतलब आपका सोना। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे की तरफ आपका जो सोना है वो पाया जाता है। बात समझ में आ गई। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा स्टूडेंट्स सोना। क्योंकि लोहा, एल्यूमिनियम और पोटेशियम सब ज्यादा जो है आपकी कौन सी भाई, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और लोहा जो है ये सक्रिय है। सोना जो है इसकी सक्रियता कैसी है, कम है। स्वर्ण की सक्रियता कम है। चलो आगे बढ़ेंगे। सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया कर सकती है, ये तो हमको पता है। सोडियम और पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया कर सकती है, ये तो हमको पता है। पर क्या ये ठंडे जल के साथ भी कर सकती है, तो बिल्कुल सही बात है। अधिकतर धातु ऐसी होती हैं जो गर्म जल के साथ ही अभिक्रिया करती हैं। पर यदि आप सोडियम और पोटेशियम की बात करेंगे तो ये दो ऐसी धातुएं होती हैं जिनकी क्रियाशीलता इतनी ज्यादा होती है, ये ठंडे जल के साथ भी क्या कर सकती हैं, अभिक्रिया कर सकती हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, ख होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी धातुएं होती हैं, ठीक है, जो भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ गर्म जल के साथ करती हैं, जैसे कि कॉपर। पर सोडियम पोटेशियम जो है वो इतनी क्रियाशील होती हैं कि वो ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेती हैं, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। क्या बात हो रही है भाई, कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है जिसकी घनत्व जल से कम होता होगा। ऐसी कौन सी धातु है जो जल में डालने पर तैरने लगती है। तो ऐसी धातु का नाम है आपका कैल्शियम। कैल्शियम जो है उसको आप यदि जल में के ऊपर डालेंगे तो वो क्या करने लगेगी, वो तैरने लगेगी। तो आंसर क्या होगा आपका, कैल्शियम होगा। बात समझ में आ गई। मतलब इसका घनत्व जो है वो जल से क्या होता है भाई, कम होता है। पर एक्चुअली इसका घनत्व जल से कम नहीं होता है। जल और इसकी सतह के बीच में हाइड्रोजन की एक परत बन जाती है, उसके कारण ये जल की सतह पर तैरने लगती है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो सवाल बड़े इंटरेस्टिंग है, अच्छे सवाल है। पूछा गया है धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनाते हैं। धातुओं के ऑक्साइड जब HCl के साथ मिलते हैं तो कौन से उत्पाद का निर्माण करते हैं, हम ये देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो धातु के ऑक्साइड ले लेते हैं कोई भी एक। मान लेते हैं मेरा जो इंटरेस्ट है वो किसके साथ है, CaO के साथ है, धातु ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसकी अभिक्रिया कराई किसके साथ, मैंने HCl के साथ में कराई। तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा भाई CaCl2 और साथ में मिलेगा H2O। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे 2 लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, धातु के ऑक्साइड की जब मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई तो मुझे क्या मिला, तो मुझे मिला एक लवण। अब लवण क्या होता है, तो बेटा ये होता है नमक। तो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो क्या मिला, एक प्रकार का नमक हो गया आपका। और साथ में हमें मिला जल। कहीं पर छुपा है क्या, धातु के क्लोराइड जल सही है, धातु के क्लोराइड हाइड्रोजन गलत है, धातु एवं क्लोरीन गैस गलत बात, धातु के हाइड्रोक्साइड और जल गलत बात। तो आंसर क्या होगा, ए होगा आपका। चेक करेंगे एक बार।
बिल्कुल सही है, धातु के जो क्लोराइड होंगे और साथ में कौन सी चीज मिलेगी, साथ में मिलेगा स्टूडेंट्स जल। बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो चमकीली है? सल्फर तो नहीं है, कार्बन भी नहीं है, आयोडीन भी नहीं है, ब्रोमीन को आप ये देखेंगे तो ये तरल अवस्था में पाई जाती है और एकदम चमकीली होती है। तो आंसर हमारा जो है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चाहिए 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 चाहिए, और आंसर होना चाहिए हमारा ब्रोमीन। क्या कहते हो? बिल्कुल सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा गया है धातु के बर्तन में जब खाना बनाया जाता है, वाओ क्या बात है, क्या जानकारी है। धातु के बर्तन में जब खाना बनाया जाता है, क्योंकि धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्योंकि सर भूख लगती है इसलिए खाना बनाया जाता है। ऐसा भी है, और साथ में ये है कि वो जो बर्तन है वो ऊष्मा का क्या है, सुचालक है। कैसा है? सुचालक है। इसलिए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, मान लेते हैं कि ये हो गया आपका बर्तन और यहां पर लगा दिया आपने आग। अब क्या होगा, और यहां पर रखा हुआ है आपका भोजन, इस तरीके से भोजन रखा हुआ है। तो जो ऊष्मा आप दे रहे हो किसको, बर्तन को, वो ऊष्मा कहां तक जानी चाहिए, भोजन तक जानी चाहिए। बात समझ में आ गई। तो धातु के जो बर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ेंगे। तो सुचालक, हाँ आंसर बिल्कुल सही है। सवाल ध्यान से पढ़ो, आंसर चेक करते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु की सतह पर तैरने लगते हैं क्योंकि उनकी सतह पर एक गैस चिपक जाती है, और वह गैस कौन सी हो सकती है? तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था, उस गैस का नाम क्या होगा, तो दैट गैस मस्ट बी हाइड्रोजन गैस। कैसे चिपक जाती है वो, सतह पर, ठीक है। तो अब आंसर क्या होगा आपका, हाइड्रोजन गैस। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? कौन सी ऐसी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो जल के साथ अभिक्रिया करने वाली जो धातु है वो है हमारी पोटेशियम। कौन सी धातु है भाई, पोटेशियम। सोडियम इतनी क्रियाशील है कि जल आपका ठंडा हो या गर्म हो, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में देखा था, पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है। तो आंसर चेक करेंगे, बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ेंगे। चलो, इनमें से कौन सी धातु जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो हम सबका फेवरेट, जिसको डाला जाता है थर्मामीटर के अंदर, इसका नाम होगा आपका मरकरी, यानी कि पारा, यानी कि आपका Hg। बात समझ में आ रही है। तो आंसर क्या होगा आपका, मरकरी। सिलिकॉन, चांदी और लोहा जो है वो द्रव अवस्था में नहीं पाई जाती। लोहा जो है वो तो ठोस होता है, सिलिकॉन और चांदी आपके ये दोनों भी कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। तो मरकरी आपका आंसर होगा। धातु है आपका सिलिकॉन जो है वो एक प्रकार का सिलिकॉन लिखा हुआ है, ठीक है, दैट इज सिलिकॉन बेसिकली। तो वो अर्ध धातु है, वो आपकी उपधातु है ना। चलो, सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? सिल्वर और गोल्ड क्योंकि उसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, तो इसका परिष्करण करने के लिए हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया जो है, तरीका जो है, उसको अपना सकते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, विद्युत अपघटन। बात समझ में आ गई। नोट कर लेते हैं क्या कहते हो और चेक कर लेते हैं। देखो बिल्कुल सही है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो, चेक करते हैं। मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी बच्चे। बात समझ में आ रही है। पर यदि इन क्वेश्चंस के बीच में भी आपको कोई डाउट आ जाता है तो आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स का वहां पर जवाब देने की, ठीक है। और ये बहुत सारे डाउट्स कलेक्ट हो गए तो सारे डाउट्स को बनाकर एक डाउट वीडियो बना देंगे, क्योंकि तैयारी भैया उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बात समझ में आ गई। चलो, सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म करके, धातु के ऑक्साइड पर अम्ल की अभिक्रिया, धातु के ऑक्साइड को जल में, धातु के ऑक्साइड को जल में घुलाकर अपघटन करके सक्रियता श्रेणी में आने वाली धातु का निष्कर्षण किया जाता है धातु के ऑक्साइड को गर्म करके। कैसे? तो भाई गर्म करके। एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब जैसे ये CuO है, इसको आप गर्म कर दीजिए, CO के साथ में आप इस पे आग लगा दीजिए, आग लगा दीजिए, आग लगा दीजिए। आग लगा देनी है बच्चों परीक्षाओं में, ठीक है। ध्यान से देखो, आपने इसको गर्म किया CO की अभी उपस्थिति में, तो ये बन जाएगा Cu और साथ में आपको मिलेगा CO2।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और ये जो रिएक्शन मैंने आपको लिखी और ये जो सवाल हम पढ़ रहे हैं, ये कक्षा 12वीं में एक टॉपिक है एलिंगम डायग्राम। क्या है? पढ़ना वढ़ना कुछ भी नहीं है, बस सुन लो ऐसे ही, कभी पूछ लिया गया तो बता देना। एलिंगम डायग्राम, धातुओं का इसमें हम क्या करते हैं भाई, हम धातुओं का इसमें करते हैं अपचयन, रिडक्शन करते हैं ऊष्मा की मदद से, और उसके लिए हम बनाते हैं एलिंगम डायग्राम। तो ये क्वेश्चन वहां से पूछ लिया गया था कि आप सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु, जैसे कौन है भाई, आपकी कॉपर है, इसको आप गर्म करेंगे किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो क्या होगा कि धातु का देखो धातु निकल जाएगी, धातु ऑक्साइड के रूप में थी और यहां पर आपकी जो धातु है वो अकेली आ गई, आपने ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, तो इसको हम बोलेंगे धातु का क्या, अपचयन। अपचयन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपकी जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल रही है। बात समझ में आ गई? तो आंसर क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, नोट कर लो। और इस टॉपिक का नाम है एलिंगम डायग्राम, कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से जेईई में भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और पूछा गया है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण जो है वो कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे। धातु को ऑक्साइड में बदलकर, धातु को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन सही हो सकता है, धातु के ऑक्साइड को एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन तो विस्थापन द्वारा नहीं। तो आंसर क्या होगा, ख सही होगा हमारा। अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, ये देखो कहां गई अभिक्रिया, वो वाली, ये देखो, अरे ये वाली अभिक्रिया देखो स्टूडेंट्स, आपका जो कॉपर है यदि वो मध्य में भी आता है नीचे भी आता है, राइट, तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो एक बार, आप कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन से अभिक्रिया कराकर उसकी ऑक्सीजन को बाहर निकाल सकते हो। यहां पर देखो, देखो एक मिनट, यहां पर है ना, कार्बन द्वारा या कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों से कर सकते हैं। CO की C से कर रहा तो आपको मिला Cu प्लस CO, या फिर आप एक और तरीका है इतना प्लस इतना और आपको मिलेगा Cu धन CO2। तो कार्बन, यहां पर कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, कार्बन की बात हो या कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो, दोनों में से कोई भी आप यदि लेंगे और उसकी अभिक्रिया आप Cu के साथ कराएंगे तो उससे क्या होगा, आपको जो Cu है वो बाहर मिल जाएगा। क्लियर है कहानी स्टूडेंट? तो धातु के ऑक्साइड को, धातु को पहले किस में बदलना है, ऑक्साइड में, धातु जो है उसको बदलना है पहले ऑक्साइड में, उसके बाद उसको गर्म करना है और उसका क्या करना है भाई, अपचयन करना है कार्बन की या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की मदद से। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो आ ही जाएगा, सिंपल सी कहानी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लंबे समय तक, क्या कहते हो इसका आंसर क्या होगा बेटा जी, लंबे समय तक लोहे की काटी या कांटे को आर्द्र वायु, आर्द्र वायु का मतलब क्या होगा कि वायु जो होगी उसके साथ जल वाष्प भी होंगे, आर्द्रता ज्यादा है तो वायु के साथ जल वाष्प भी होंगे। लंबे समय तक लोहे के कांटे को, काटी को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह जो होती है किस रंग की पड़ जाती है, तो भाई सीधी सी कहानी है, भूरे रंग की पड़ जाती है, क्योंकि उसमें जो है वो जंग लग जाता है। इस जंग लगने को हम संक्षारण कहते हैं, और जो जंग लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका Fe2O3.XH2, मतलब जल के कितने भी अणु हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि लंबे समय तक लोहे की यदि कांटा आर्द्र वायु में छोड़ दिया जाएगा तो उसकी जो सतह है उस पर एक रंग आ जाएगा, और वो जो रंग रहेगा वो भूरे कलर का रहेगा, और भूरे कलर का जो रंग रहेगा इस प्रक्रिया के बनने को ही हम लोग बोलते हैं जंग का लग जाना या फिर संक्षारण। ये जो संक्षारण हुआ है, जंग लगा है, इसका एक रासायनिक सूत्र भी होगा, और स्टूडेंट्स वो रासायनिक सूत्र होगा आपका Fe2O3 और साथ में होगा आपका XH2। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो है बड़ा ही आसान है इस चीज को समझ पाना, और आंसर होगा हमारा भूरे रंग की। क्लियर? काली रंग की जो परत है वो चांदी पर आती है, हरे रंग की जो परत है वो कॉपर पे आती है, क्योंकि कॉपर जो है वो ऑक्सीजन और जल और अम्ल के साथ अभिक्रिया कर उसमें भी संक्षारण होता है, इसलिए आपने देखा होगा तांबे की जितनी चीजें होती हैं उनमें एक हरे प्रकार का हरापन, हरी परत आ जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही कहानी है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ये जरूर नोट करोगे, जंग का रासायनिक सूत्र जो है वो आपको पता होना चाहिए। जैसा कि क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बोला था कि
सिर्फ ये नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, जवाब लगाया और आप आगे बढ़ गए, हम साथ में कवर करेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को भी। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। पूछा गया है कि यदि लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो क्या होगा? तो ये बहुत ज्यादा प्रबल और कठोर बन जाएगा। इसी तरीके को हम उपयोग करते हैं लोहे से स्टील बनाने में। तो आप ध्यान से देखना, लोहे में जब कुछ प्रतिशत कार्बन मिला दिया जाता है, थोड़ा सा क्रोमियम मिला दिया जाता है, तो लोहा जो है वो क्या बन जाता है? आपका स्टील बन जाता है। और स्टील जो है स्टूडेंट्स वो क्या है? तो वो एक प्रकार की क्या है भाई? मिश्र धातु है। अब आप ध्यान से देखो, लोहे का रंग धूसर होता है, भूरा होता है। स्टील जो है वो चमकदार होता है, शाइनी होता है। लोहे में जंग लगता है, स्टील में जंग नहीं लगता है। लोहा थोड़ा कमजोर होता है, स्टील बहुत ज्यादा मजबूत होता है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि मिश्र धातु बनाने से हम जो है, किसी भी मिश्र धातु को जब हम बना दें तो वो बहुत ज्यादा मजबूत बन जाती है, उसमें जंग नहीं लगता है, उसमें संक्षारण जो है वो नहीं होता है। तो कैसी हो जाती है? प्रबल और कठोर हो जाता है लोहा। और आपको जो मिश्र धातु मिलती है वो है आपकी स्टील। वो क्या है? आपकी स्टील। तो स्टील कोई तत्व नहीं है, ये एक प्रकार की जो है मिश्र धातु है। आंसर क्या होगा? प्रबल तथा कठोर। चलो आगे बढ़ेंगे। पीतल क्या है? तो पीतल जो है वो एक प्रकार की क्या है स्टूडेंट्स? मिश्र धातु है। पीतल जो है वो एक प्रकार की क्या है? तो ये आपकी मिश्र धातु है जो कि तांबे और जिंक से मिलकर बनी होती है, और ये एक मिश्र धातु है। तो आंसर बिल्कुल सही है, यही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब सल्फर के अयस्क के नाम क्या हो सकते हैं भाई? सल्फर के जो अयस्क हैं उनके नाम क्या हो सकते हैं? सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखो। तो सल्फाइड होंगे, सीधी सी बात है, हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए अब सब में सल्फाइड सल्फेट ये लगा हुआ है, तो ये नहीं होते हैं अयस्क। सल्फर के जितने भी अयस्क होंगे उसमें आपने यदि सल्फाइड बोल दिया तो आपका काम चल गया। हाइड्रोजन सल्फाइड कोई भी अयस्क नहीं है सल्फर का। क्लियर? तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? आपका सल्फाइड होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं और चलते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। देखो अब पूछा गया है इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन है। अब इस्पात क्या होता है? इस्पात है आपका स्टील। स्टील को ही हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं भाई? तो ये हमारा होता है इस्पात। तो 2% होगा। मैक्सिमम जो भाग रहेगा इसका, अधिकतम जो भाग रहेगा वो आपका क्या रहेगा भाई? वो आपका लोहा रहेगा, आयरन रहेगा। पर 2% जो है वो इसमें क्या रहेगा? कार्बन रहेगा। और 2% कार्बन के आने से आपका जो लोहा है, आयरन है, उसके पूरे गुणधर्म बदल गए। ये जो आपका समांगी मिश्रण बना, मिश्र धातु बना, स्टील बना, इसके पूरे गुणधर्म बन गए, उसमें एक चमक आ गई, उसमें जंग नहीं लगेगा। तो आप ध्यान से देखिए कि किस प्रकार तत्व आपस में मिलकर नए नए यौगिकों का, पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिससे उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो है उसमें आ जाता है परिवर्तन। बात समझ में आई? तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा 2% आप मिलाते हैं इसमें कार्बन लोहे में, और वो किसका निर्माण करता है? स्टील या फिर इस्पात का निर्माण करता है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा अयस्क है जो कॉपर का है? इनमें से कौन सा अयस्क कॉपर का अयस्क हो सकता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है ये कौन सी चीज है आपकी? तो भाई बॉक्साइट तो आपका एल्यूमिनियम का है। कैलामाइन जो है वो भी कॉपर का नहीं है। कौन सा है? तो ये है आपका क्यूप्राइट, जिसका फॉर्मूला होगा Cu2O। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? Cu2O होगा। किसका फॉर्मूला? क्यूप्राइट का फॉर्मूला। बात समझ में आ गई? तो सिंपल सी कहानी है कि क्यूप्राइट जो है वो क्या होगा? कॉपर का अयस्क होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका? इसका फॉर्मूला होगा Cu2O। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। बिल्कुल सही बात। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। अब बात हो रही है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म की। बात हो रही है कि आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एक ऐसा तापमान है जिस पर कोई भी ठोस वस्तु द्रव में परिवर्तित हो जाती है। क्वथनांक एक ऐसा तापमान है जिसमें द्रव में कोई वस्तु होती है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, गैसीय अवस्था में। तो आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं, क्योंकि आयनों के बीच में प्रबल आपका आयनिक बंध लगता है, आयनिक आबंध लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि आयनिक यौगिकों को गलाना या वाष्पीकृत करना बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या होगा? बहुत ही ज्यादा उच्च होंगे। क्या
आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक। तो आंसर चेक करेंगे, सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखो। तो आंसर क्या होगा? उच्च होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब आप मेरे को एक बात बताओ, हमने लगभग 56 के आसपास सवाल, 55 के आसपास सवाल लगा लिए हैं। क्या इससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है? क्या इससे आपका नॉलेज बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा। ठीक है, चलो। पूछा गया है ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप या पररूप है। बिल्कुल सही बात है। जो कि द्रव है, द्रव तो नहीं है, गैस भी नहीं है, ठोस होता है। और कैसा होता है भाई? मुलायम होता है। इसीलिए ग्रेफाइट जो होता है उसको हम ल्यूब्रिकेशन में भी उपयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ग्रेफाइट की आप पेंसिल देखिए, इजीली टूट जाती है, मुलायम होता है, चिकना होता है। क्लियर? तो ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है जो कि कैसा है स्टूडेंट्स? जो होगा आपका मुलायम। क्या कहते हो? आंसर बिल्कुल सही है। चलिए लेकर चलता हूं आपको अगले सवाल की तरफ। ये सवाल के बारे में हमने थोड़ा सा पहले भी पढ़ा हुआ था कि आभूषण बनाने वाले जो सोना होता है बेसिकली वो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट से बनाओगे तो टूट जाएगा, आभूषण जो है मजबूत नहीं बनेगा। तो 22 कैरेट आपका जो है क्या होना चाहिए? सॉरी, आपका होना चाहिए आंसर। चेक करेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो 22 कैरेट का जो सोना होता है उससे बनता है आपका आभूषण यानी कि ज्वेलरी। ठीक है, चलो और आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। इनमें से ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? इनमें से ऐसी कौन सी है जिसको आप चाकू से काट सकते हो? बात समझ में आ रही है? तो चाकू से कौन सी चीज कट सकती है? तो ऐसी तीन धातुएं हैं जो कि बहुत ज्यादा सक्रिय है, जिनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। यहां पर पोटेशियम सोडियम नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका? लिथियम होगा। कैल्शियम, कॉपर और आयरन जो है चाकू से कटने वाले नहीं है। चाकू कट जाएगा, आयरन से तो चाकू ही कट जाएगा। बात समझ में आ गई? इसलिए जो है लिथियम हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। चलिए और आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है वो किन चीजों की, उस पर किन चीजों की परत चढ़ी होती है? अब भाई ध्यान से देखो, एक तो तार, एक तो जो है तार और उससे क्या आ रही है? बिजली आ रही है। अब यदि किसी ने क्या कर लिया, उसको टच कर लिया, तो उससे क्या होगा? उसको दिन में दिख जाएंगे तारे, जो कि बिल्कुल, और कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो उसके ऊपर क्या करते हैं? हम एक प्रकार की परत चढ़ा देते हैं जो कि बनी होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर पीवीसी की। तो तारों के ऊपर क्या लगा होता है स्टूडेंट्स? पीवीसी। आप याद करो पीवीसी कहां, क्या चीज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तार। ये कुचालक है। और क्या है? तो पीवीसी जो है वो और कहां पर उपयोग किया जाता है? तो बाल्टी बनाने में, सबसे ज्यादा पाइप बनाने में उपयोग किया जाता है आपका, सबसे ज्यादा पाइप बनाने में उपयोग किया जाता है आपका पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक काम करते हैं, इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड का। सिंपल है, याद रहेगा आप लोगों को। देखो, ये होता है आपका विनाइल क्लोराइड। ये क्या होता है आपका? विनाइल क्लोराइड। ऐसे वाले, इसको अपन एक लक कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। ऐसे वाले जब ढेर सारों का हम बहुलकीकरण कर देते हैं, पॉलीमराइजेशन कर देते हैं, तो उससे क्या होता है? फिर हमें मिलता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा, CH2CH, यहां पर आपका Cl रहेगा। यहां पर आप नीचे बना लो, ऊपर बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहां पर ऐसा N लिख दो आप। ठीक है, तो कोई पूछे कि भाई पीवीसी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पर आ गया। पीवीसी क्या है? तो ऊष्मा और विद्युत का जो है वो कैसा होगा भाई? कुचालक होगा। इसलिए आप तार के ऊपर उसको लगा दीजिए, जिससे क्या होगा? आप जो है सुरक्षित रहेंगे, तार भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये बहुत मजबूत होती है इसकी कोटिंग, है ना? ध्यान से देखो, तो आंसर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो आंसर होगा आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नहीं लग सकते, उसमें आयन है, वो ऑलरेडी ऊष्मा का चालक है। कॉपर क्लोराइड ऊष्मा का चालक है। मैग्नीशियम तो ऊष्मा का भयंकर वाला चालक है, विद्युत का भी चालक है, क्योंकि इनके पास होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले दोनों के पास होते हैं आयन। आंसर क्या होगा आपका? पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि बिल्कुल सही है। ये विनाइल क्लोराइड है, बहुत सारों को मिला दिया तो पॉली शब्द आगे आ गया, तो वो बन जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो आप इसको भी अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब पूछा गया है सिलिका, तो सिलिका तो नहीं है, ये होना चाहिए था आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन सिलिकॉन। तो सवाल क्या है कि सिलिकॉन क्या है?
सवाल यह है कि सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन ना तो धातु है ना तो अधातु है, सिलिकॉन एक प्रकार की उपधातु, और इस उपधातु से बनाई जाती है कौन सी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या बनाई जाती है भाई, तो इससे बनाई जाती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बात समझ में आई। तो जितने हमारा जो फोन है, कंप्यूटर है, स्पीकर है, जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो उसके अंदर क्या मौजूद होता है, आपका सिलिकॉन है। इसीलिए आप ध्यान से देखिएगा कि हमारा जो बैंगलोर है, जो आईटी सेक्टर है, जिसके बिना इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर का बहुत ज्यादा काम होता है, राइट, उसको हम सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सारा काम होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आत्मा है वो बसी होती है किसमें, सिलिकॉन में और जर्मेनियम में। बात समझ में आ रही है। तो आंसर क्या होगा, उपधातु। क्या कहते हो, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगले सवाल में पूछा गया है सिनाबार जो है वो किसका अयस्क है, सिनाबार जो है वो किसका अयस्क है, तो भाई सिनाबार जो है वो किसका अयस्क है, पारद यानी कि मरकरी का। किसका है, पारद यानी कि मरकरी का। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम सही जा रहे हैं या नहीं। बिल्कुल हम सही जा रहे हैं। तो सिनाबार जो है वो किसका है, आपके पारद यानी कि आपके मरकरी का। सवाल पैदा होता है सर फॉर्मूला भी बताइए, क्या होना चाहिए इसका फॉर्मूला, HgS होना चाहिए। क्या होना चाहिए, HgS इसका फॉर्मूला होना चाहिए। पारद यानी मरकरी यानी कि Hg का आपका अयस्क जो है उसका नाम क्या है, आपका सिनाबार है। ठीक है, चलो नाम तो बच्चों थोड़े से हैं अजीब अजीब से खतरनाक, पर कोई बात नहीं, हम भी कहां घबराने वाले हैं, आराम से निपटा देंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसा कि मैंने आपको आयनिक यौगिकों के बारे में बताया था कि जो आयनिक यौगिक है वो किससे मिलकर बना हुआ है भाई, धातु धन किससे मिलकर बना हुआ है, अधातु से। ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकता, ये चेंज नहीं हो सकता। धातु अधातु हमेशा बनाते हैं आपके आयनिक यौगिक। तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि क्या आयनिक यौगिक है। ध्यान से देखो, ये नहीं हो सकता, दोनों अधातु। कुछ इसी तरीके से आपका जो CO2 है ये भी नहीं हो सकता, दोनों अधातु। कैल्शियम धातु, क्लोरीन अधातु, ये होगा, ये दोनों अधातु हैं, ये नहीं होगा। मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और आपका अमोनिया है। तो आपका मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है ये ऐसे यौगिक हैं जिनके अंदर दोनों ही जो तत्व हैं वो कैसे हैं स्टूडेंट्स, आपके अधातु हैं। सिर्फ आपका कैल्शियम क्लोराइड जो है वो एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। बात समझ में आ गई। आप इसको यदि तोड़ेंगे तो आपको और भी आयन्स मिलेंगे, जैसे कि ये आपने कहा हमको तूफानी करेंगे, CaCl2 को तोड़ दिया, हमें मिला Ca2+ और साथ में मिला 2Cl-। जैसे ही आपने तोड़ा तो क्या मिला आपको, आयन मिला। तो एक प्रकार का क्या हो गया भाई, आयनिक यौगिक। और ये रही कहानी, सब कुछ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ रहे हैं, नोट कर लो। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इन तीनों का गलनांक ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम का सबसे कम इनमें होगा। कम क्या होगा, गलनांक होगा। बात समझ में आ रही है। फिर आप बोलेंगे सर फिर एल्यूमिनियम के जो हैं, कलई के जो हैं बर्तन क्यों बनाए जाते हैं, तो वो ड्यूरेलियम है या ड्यूरा एल्यूमिनियम है। बात समझ में आ रही है, वो ड्यूरेलियम है या ड्यूरा एल्यूमिनियम है। वो एक मिश्र धातु है किसकी, आपके एल्यूमिनियम की, जिससे बनाए जाते हैं कुकर, बर्तन, विमान, हवाई जहाज। इन सब के जो भाग हैं, पार्ट हैं, वो बनाए जाते हैं किससे, इन सब की जो बॉडी है वो किससे बनाई जाती है, आपके ड्यूरा एल्यूमिनियम या ड्यूरेलियम, जो कि एल्यूमिनियम का एक क्या है भाई, आपका मिश्र धातु है। पर अकेला एल्यूमिनियम जो है स्टूडेंट्स, उसका गलनांक कैसा होता है, उसका तुलनात्मक तरीके से कम होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, एल्यूमिनियम। ठीक है, चलो और आगे बढ़ेंगे। अमलगम क्या है, सवाल पैदा होता है कि ये जो अमलगम है, दिस इज नॉट बबल गम, ओके, दिस इज अमलगम। कई बार ये चीज पढ़ा रहा होता हूं और बच्चे बोलते सर ये बबल गम जैसा ही तो कुछ नहीं है। बबल गम है पर रसायन विज्ञान वाला बबल गम है स्टूडेंट्स। और क्या है भाई, अमलगम जो है Hg का या Hg में यानी कि पारे में अन्य धातु, पारे में यदि अन्य एक धातु है, कोई भी एक धातु यदि पारे में है तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, अमलगम बोलेंगे।
तो हम और क्या बोल सकते हैं, पारे में घुली हुई धातु, पारे में घुली हुई धातु, जैसे कि ये हो सकता है आपका अमलगम HgN हो सकता है, HgNa हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई, तो Hg2Ca हो सकता है। तो हर वो चीज, हर वो क्रियाशील धातु जो किसमें घुली हुई है, पारे में घुली हुई है, वो क्या है बेसिकली, उसको हम बोलते हैं अमलगम। बात समझ में आ गई। तो पारे का एक यौगिक नहीं हो सकता, पारे में घुली हुई जो धातु है वो होगा आपका पारा, पारद, मरकरी, कुछ भी कह सकते हो, वो आपका अमलगम है। क्लियर हो गया। तो अमलगम की जब भी बात आएगी सबसे पहले एंट्री होती है किसकी, Hg यानी कि मरकरी की। क्लियर हो गया। तो आंसर होगा आपका क यानी कि पारे में घुली हुई धातु। ठीक, चलो और आगे बढ़ेंगे, इस यात्रा को थोड़ा सा और लेकर चलते हैं। जस्ते का एक अयस्क बताना है, तो भाई बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है, सिनाबार जो है वो क्या था आपका, मरकरी का था। जिंक ब्लेंड जो है जिसका फॉर्मूला होता है ZnS, जिंक ब्लेंड जिसका फॉर्मूला होता है आपका ZnS, राइट, ये है आपका जस्ते का एक अयस्क। ये क्या है स्टूडेंट, जस्ते का एक अयस्क है। बात समझ में आ गई। इसको हम चेक करेंगे, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब बढ़ेंगे हम आगे और देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। ग्रेफाइट का जो उत्पादन है वो एंथ्रासाइट कोयले से होता है। बिल्कुल सही है भाई, जो ग्रेफाइट है वो आपका क्या है, प्योर कार्बन है, कार्बन का एक अपर रूप है। एंथ्रासाइट कोयला क्या है, तो आप याद करो, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, ऐसे हमने बहुत सारे कोयले के प्रकार के बारे में पढ़ा था। तो एंथ्रासाइट कोयले से आपका बनता है, एंथ्रासाइट कोयले से आपका बनता है क्या, आपका बनता है ग्रेफाइट। किसके साथ गर्म करते हैं, तो बालू के साथ यानी कि रेत के साथ गर्म करते हैं, जिसमें पाया जाता है SiO2। इसको हम सिलिका भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम सिलिका भी कहते हैं। तो एंथ्रासाइट कोयले को जब हम रेत के साथ मिलाकर गर्म करेंगे तो हमें जो चीज मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेफाइट। बात समझ में आ गई। तो आंसर क्या होगा, बालू के साथ, है ना। चलो और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे। पूछा गया है सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है, तो वो है आपका गन पाउडर। क्या है आपका, गन पाउडर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है, तो वो है आपका गन पाउडर। गन पाउडर का जो भी कॉम्पोजिशन होगा, जो भी मिश्रण होगा, उसमें आपका उपयोग करेंगे हम क्या, सल्फर। बात समझ में आ रही है। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बहुत ज्यादा तीक्ष्ण और बहुत ज्यादा ऊष्मा जो है वो बाहर निकालेगा, साथ में बहुत सारी ध्वनि भी होगी, एक बड़ा ब्लास्ट होगा, विस्फोट होगा, किसके कारण, गन पाउडर के कारण। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी गन पाउडर को भरा जाता है कारतूस के अंदर भी। तो सल्फर का उपयोग किया जाता है गन पाउडर के रूप में। बात समझ में आ गई। तो आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए गन पाउडर। एंटीसेप्टिक के रूप में करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। H2SO4 के उत्पादन में सल्फर डाइऑक्साइड को उपयोग करेंगे, प्योरली सल्फर यूज नहीं होता है। ठीक है ना। चलो, कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट आगे बढ़ते हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। तो स्टूडेंट्स, अब भाई आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया की बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा। तो गलित लोहा प्राप्त होता है। सवाल पैदा होता है कि क्या इस अभिक्रिया को पहले कभी हमने देखा है, तो बिल्कुल हमने देखा है। किसमें, थर्मेट अभिक्रिया में। कैसे देखा है, तो ध्यान से देखिएगा। इस अभिक्रिया को मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं कि आपका जो दो एल्यूमिनियम है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम की जो सक्रियता है वो लोहे से होती है ज्यादा। मतलब यदि मैं यहां पर लिखता हूं 2Al और उसको मैं मिलाता हूं Fe2O3 के साथ में, Fe2O3, Fe2O3, O3, O3, Fe2। ध्यान से देखना, बढ़िया मजेदार कहानी है इसके पीछे की। O3 है। अब हमने जब ये अभिक्रिया कराई तो हमें कौन सी चीज मिली, वो एक बार हम देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, Fe2O3, Fe2O3 हमें कौन सी अभिक्रिया मिली, तो उसको हम देख लेते हैं। भाई हमें मिला Al2O3 और साथ में क्या मिला, 2Fe मिला। तो गलित लोहा तो मिला, हमें जो है गलित लोहा तो मिला, और साथ में मिली बहुत सारी ऊष्मा। और साथ में क्या मिली, बहुत सारी ऊष्मा। तो वेल्डिंग के समय पर यही अभिक्रिया जो है वो की जाती है, और इसका जो नाम है स्टूडेंट्स वही क्या है आपका, थर्मेट अभिक्रिया।
बात समझ में आई? तो थर्मिट अभिक्रिया में एल्यूमिनियम जो रहेगा वो रिएक्शन करेगा किसके साथ में? आयरन ऑक्साइड के साथ में। और क्या बनाएगा भाई? वो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी आपकी? तो विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो अभिक्रिया कैसी है? तो यह है आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। और जो अभिक्रिया आपकी विस्थापन अभिक्रिया है इसमें बहुत सारी निकल रही है ऊष्मा, गलित लोहा मिल रहा है, और वही गलित लोहा जो मिलता है उसको हम उपयोग करते हैं वेल्डिंग करने में। तो वेल्डिंग के समय पर जो अभिक्रिया होती है वो यही होती है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? थर्मिट अभिक्रिया। प्रकार क्या होगा? विस्थापन। क्या कहीं विस्थापन? नहीं 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 नहीं। बात समझ में आ गई? तो आंसर जो है स्टूडेंट्स वो क्या होगा? आपकी थर्मिट अभिक्रिया। क्लियर हो गई कहानी? चलिए चेक कर लेते हैं एक बार और बढ़ते हैं आगे अगले सवालों की तरफ। ठीक है, बिल्कुल सही बात, नोट कर लो। चलो, क्या कहते हो? कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? मतलब ये कि जब आप कॉपर को ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा Cu2O। क्या मिलेगा आपको? Cu2O मिलेगा। और इसको हम बोलेंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड। नहीं हो सकता। कॉपर ऑक्साइड बोलेंगे, हाइड्राइड नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा आपका? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, कौन सी चीज मिलेगी? Cu2O। तो यहां पर आ जाएगा 2। और ये क्या होगी आपकी जो है संतुलित समीकरण होगा 2Cu+O। और क्या मिलेगा? Cu2O मिलेगा। बात समझ में आ गई? क्रॉस चेक करेंगे एक बार, बिल्कुल सही चल रहा है। चलो जल्दी जल्दी बाकी के सवाल लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को टारगेट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट करना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तैयारी जो है हर सेगमेंट में बढ़िया तरीके से करनी है, जिससे कि आपकी जो परीक्षा की तैयारी है वो बढ़िया तरीके से हो जाए। पूछा गया है सल्फर के दहन से बने उत्पाद की विलयन की जांच लिटमस पेपर से की जाती है। और लिटमस पेपर से जब जांच करते हैं तो हम ये बताते हैं कि कोई भी चीज क्षारीय है या फिर है अम्लीय। बात समझ में आई? तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सल्फर की अभिक्रिया करते हैं ऑक्सीजन के साथ में। दहन हो रहा है। दहन कब होगा? जब किसी भी चीज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी और हमें मिलेगा SO2। अब SO2 जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? तो बेटा SO2 है आपका अधात्विक। तो ये है आपका अधात्विक ऑक्साइड। तो ये कैसा है? तो ये है आपका अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो सबको पता है कैसे कैसे कैसे। तो ये होते हैं आपके अम्लीय। अब अधात्विक ऑक्साइड आपके जो हैं स्टूडेंट्स ये कैसे होते हैं? तो ये होते हैं आपके अम्लीय। बात समझ में आ गई? तो अधात्विक ऑक्साइड मिल रहा है और कैसा होगा? ये अम्लीय। इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? अम्लीय होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? लिटमस पेपर से। कहां उपयोग किया? एक्सपेरिमेंट के टाइम पर। आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, आपको ये लिखना है तो आप इस अभिक्रिया को लिख लो। वही बोला गया सल्फर के दहन से, सल्फर का दहन किया, SO2 मिला। SO2 को आप जल से अभिक्रिया कराइए, आपको एक अम्ल मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो अधात्विक, कैसे अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं आपके? तो ये होते हैं स्टूडेंट्स अम्लीय। धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं क्षारीय। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी कहानी थी। चलो अगले सवाल की तरफ लेकर चल रहा हूं आप लोगों को। पूछा गया है ये जो नीचे दी गई अभिक्रिया है इसमें अपचायक कौन है? अब ध्यान से देखिएगा, अपचायक वो होता है जिसका ऑक्सीकरण होता है। जिसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अब जिसका ऑक्सीकरण होता है वो कैसे बताओगे? बात यदि धातु वाली है तो आप लिखोगे जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई? त्याग करता है। जिसका ऑक्सीकरण होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, वही क्या कहलाता है? आपका अपचायक। अब ध्यान से देखो 2MnO2। अब एक काम करते हैं, एल्यूमिनियम का देख लेते हैं, क्योंकि जो आपकी धातुएं होती हैं वही इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर तो एल्यूमिनियम था, यहां पर Al2O3 है। मतलब ऑक्सीजन ने, देखो एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, इसलिए एल्यूमिनियम क्या होगा आपका? ये होगा अपचायक। सीधी बात यह है कि अपचायक वो होता है जिसका ऑक्सीकरण होता है, उल्टा होता है। यहां पर इस चैप्टर में हमने पढ़ा था बढ़िया तरीके से, जिसका नाम क्या था आपका भाई? आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि अध्याय 1 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है,
तो जो अपचायक है जिसका ऑक्सीकरण होगा वही अपचायक है जो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। एल्यूमिनियम यहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और निर्माण करता है किसका, 4Al है ना, तो ये किसका निर्माण करेगा, ध्यान से देखो, तो ये निर्माण करेगा 4Al। एक काम करते हैं, पहले हम सिर्फ एल्यूमिनियम के लिए लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम जो है वो देगा आपका कितने, तो 3 इलेक्ट्रॉन दान करता है एल्यूमिनियम, क्योंकि इससे उसका अष्टक जो है वो पूरा हो जाता है। आप एक काम करेंगे, आप यदि यहां पर 4 लिखते हैं तो आप यहां पर भी 4 लिख दीजिए और इस जगह पर आप 12 लिख दीजिए। बात समझ में आ गई? तो सिंपल सी कहानी है। तो एल्यूमिनियम ने क्या किया, एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 से बढ़कर 3 हो गई, इसका हुआ ऑक्सीकरण, इसलिए अपचायक क्या होगा आपका, एल्यूमिनियम, और यही आपका आंसर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? जल्दी से नोट करो, बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ, ध्यान से देखिएगा। ब्रोमीन को नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने में कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है? ब्रोमीन को नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होता है, तो नोबल गैस यानी कि उत्कृष्ट गैसें होती हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आते हैं, 8 8 8 आते हैं। अब लिख रहा है ब्रोमीन, परमाणु क्रमांक कितना हो गया भाई, 35 हो गया। जल्दी से लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि होगा आपका 2 8 18 और 7। चेक कर लेते हैं 35 हुआ कि नहीं, 10 और 18 28 और 7 28 और 2 30 और 5 35, बिल्कुल सही जा रहे हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस विन्यास को धारण करने में, एक आपका इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस के विन्यास को धारण करने में। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन लेगी, जैसे ही ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, अब ये हो गया आपका क्या, Br नेगेटिव, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा 2 8 18 और इसके आगे 8। बात समझ में आ गई? तो एक इलेक्ट्रॉन के लेने से इलेक्ट्रॉन, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बदल जाएगा, और साथ में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो लिया है उसने, वही होगी उसकी संयोजकता। वही क्या होगी स्टूडेंट्स, उसकी संयोजकता। तो इस तरीके से आंसर जो है वो 1 होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। मैं आपको लेकर चल रहा हूं अगले सवाल की तरफ, जहां पर हम देखेंगे निम्न में से कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकता है? तो सबके लिख लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैग्नीशियम की बात करोगे 12 हो गया, 2 8 हो गया और 2 हो गया। कॉपर की बात करोगे, कॉपर कितना है, तो भाई 29 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 2 होगा। इस वाले में तो 8 होगा, अंतिम में जो है वो 2 होगा। अब देख लो कितने बच रहे हैं, 8 और 2 10 और 2 12, मतलब ये यहां पर आ जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, आपके 17 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सही जा रहे हैं ना, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। सोडियम का ले लो, 11 होता है Na, तो यहां पर आ जाएगा 2 8 और 1। क्रोमियम का ले लो, तो क्रोमियम होता है आपका कितना, 24 होता है, तो ये हो जाएगा 2 8, अंत में 2 और 2 और 8 कितने हो गए भाई, 10 और 2 12, तो ये यहां पर कितना आ जाएगा, 24 करना है अपने को, इसलिए यहां पर आ जाएगा 12। बात समझ में आई? तो सिंपल सी कहानी है, निम्न में से कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक प्राप्त कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकता है? तो आंसर क्या होगा आपका, वही मैग्नीशियम। अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, आपने उसको दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, अष्टक उसका पूरा हो गया, इसलिए क्या होगा, मैग्नीशियम जो है, इसलिए इसकी जो संयोजकता है वो 2 होती है, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, इसके ऊपर आवेश 2 होता है, और आबंधों की जो संख्या है वो भी 2 होती है, जिसको कई बार हम लोगों ने बढ़िया तरीके से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलो चेक करेंगे। बिल्कुल सही बात है, इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल में कार्बोनेट एस के बारे में बात हो रही है। कार्बोनेट एस के बारे में। इसको सीमित वायु में अधिक ताप पर जब गर्म करते हैं तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो कार्बोनेट एस ले लेते हैं, जैसे CaCO3 कोई भी ले लीजिए आप इसको जब गर्म करेंगे सीमित वायु में, तो ऑक्सीजन लिखने की जरूरत नहीं है, CaO प्लस CO2। आपको यदि याद हो तो कार्बोनेट एस का क्या होता है भाई, निस्तापन होता है, भर्जन नहीं होता है।
कार्बोनेट एस का निस्तापन होता है, सल्फाइड एस जो होती है उसका भर्जन होता है, यानी कि भूनना, यानी कि रोस्टिंग। बात समझ में आ गई? तो आंसर क्या होगा आपका? निस्तापन। निस्तापन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो जब सीमित मात्रा में वायु या बिल्कुल वायु की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, जब आप किसी भी आप कार्बोनेट एस को गर्म करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। भर्जन किसका होगा? सल्फाइड एस का होगा। बात समझ में आ गई? तो आंसर क्या होगा आपका? निस्तापन, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कार्बोनेट एस, सल्फाइड एस, सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में, ठीक है, सीधी बात, भर्जन होगा। दैट्स ऑल, खेल ही खत्म हो गया, यहां पर खेल खत्म हो गया। ध्यान से देखो, भर्जन होगा किसका? सल्फाइड एस का। और आपका जो कार्बोनेट एस है उसका क्या होगा स्टूडेंट्स? तो उसका होगा बेटा आपका निस्तापन, है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? भर्जन होना चाहिए। क्रॉस चेक कर लेते हैं। कहानी बड़ी सिंपल है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम बहुत फास्ट कर रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट जो है हमने बढ़िया तरीके से देख लिए थे। ठीक है, चलो देखो। ठीक ठीक ठीक, फिर भी यदि कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहां पर मैं कोशिश करूंगा आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देने का। सोडियम क्लोराइड क्या है? तो हम सबका फेवरेट, यानी कि स्वाद अनुसार नमक, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl है। ठीक है, एक अणु है, अणु तो है, आयनिक अणु है, इसमें सहसंयोजन बंध है, गलत बात। विद्युत संयोजन बंध नहीं है, नहीं बिल्कुल है, यह भी गलत बात। यह विपरीत आयनों का समुच्चय है, विपरीत आयनों का, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक तरफ है आपका Na+ और एक तरफ है आपका Cl-। तो विपरीत आयनों का NaCl जो है वो क्या है? समुच्चय है। समुच्चय मतलब एक युग्म है, जोड़ी है। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, हालांकि एक आयनिक अणु भी है। क्लियर हो गई कहानी? तो आंसर होगा हमारा ख, विपरीत आयनों का क्या है भाई? समुच्चय है। समुच्चय क्या होता है? तो समुच्चय होता है आपका सेट। क्लियर? सिंपल सी कहानी है। बढ़ेंगे आगे अगले सवाल की तरफ, ध्यान से नोट कर लो, नोट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सी उपधातु है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जिंक धातु है, कैल्शियम धातु है, कार्बन धातु है। तो गैलियम जो होगी, सॉरी जर्मेनियम जो होगी, गैलियम इज Ga, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, जर्मेनियम जो होगी वो क्या होगी? आपकी एक उपधातु होगी। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है बहुत ही फेमस उपधातु है दोनों। जिंक और कैल्शियम आपकी धातु है, कार्बन आपकी धातु है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है और आंसर उससे भी ज्यादा सिंपल है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो। HNO3 किस प्रकार का अम्ल है? HNO3 जो है वो किस प्रकार का अम्ल है? तो पहली बात तो ये कि प्रबल है, पहला तो ये कि प्रबल अम्ल है। ठीक है, अब जो प्रबल अम्ल होते हैं, ऑप्शन से एक बार टैली कर लेते हैं। प्रबल अम्ल जो होते हैं वो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, इसीलिए आंसर जो है ये होना चाहिए आपका ख। बिल्कुल सही। HNO3 जो है ये एक प्रकार का प्रबल अम्ल है, इसका pH 1 या 2 के आसपास रहता होगा, बहुत भयंकर होता है स्टूडेंट्स। HNO3 एक प्रबल अम्ल है, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, क्योंकि जितने भी आपके प्रबल अम्ल होते हैं वो प्रबल क्या होते हैं? ऑक्सीकारक होते हैं। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हमने रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर में अध्याय में पढ़ा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। MgCl2 यौगिक का गलनांक कितना है? इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो MgCl2 का गलनांक कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो 1, 2, 3 नहीं हो सकता सॉरी, ये वैल्यू एकदम एग्जैक्ट नहीं है, ये 988 केल्विन के आसपास होनी चाहिए, पर ये उसके बिल्कुल पास में, इसलिए ख हमारा आंसर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं आज के हमारे अंतिम सवाल की तरफ और देखते हैं कवि हमसे क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। विद्युत संयोजक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है, क्योंकि विद्युत संयोजक यौगिक गलित अवस्था में, विद्युत संयोजक मतलब आयनिक, विद्युत संयोजक क्या होता है? तो स्टूडेंट्स ये होता है आपका आयनिक। अब आयनिक क्या होता है? जो आयनों से मिलकर बना होता है। तो सवाल पढ़ लेते हैं। विद्युत संयोजक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है, क्योंकि उसके आयनों के बीच ताप के कारण स्थिर विद्युत आकर्षण बल कमजोर पड़ जाता है, विद्युत आकर्षण बल अधिक बढ़ जाता है।
विद्युत आकर्षण बल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सभी कथन सत्य हैं। तो विद्युत आकर्षण बल अधिक बढ़ जाएगा नहीं, कम पड़ जाएगा। थोड़ा कमजोर पड़ने के कारण उसके आयन बाहर निकल जाते हैं। आयन जो है कैसे आ जाते हैं भाई, बाहर आ जाते हैं। हमेशा एक चीज याद रखें, इलेक्ट्रॉन और आयन के कारण ही जो विद्युत होती है उसका गमन होता है। तो आयन बाहर आ जाते हैं गलित अवस्था में, इसीलिए जो है आंसर क्या होगा आपका आंसर क होना चाहिए। किसी भी आयनिक यौगिक की आप बात करेंगे, यदि वो गलित अवस्था में तापमान ज्यादा है तो आयन क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। जैसे NaCl है तो Na+ और Cl- बाहर आ जाएगा। अब उनके पास क्योंकि आवेश है इसलिए विद्युत का बिल्कुल गमन होगा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग सी कहानी थी, इसको भी अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए आज, MCQ क्वेश्चंस, अब बारी है हमारे बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस की, और भी बहुत सारी चीजें। ये सारी चीजें आपको कहां पर मिलेंगी, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको जो है एक छोटा सा क्लिक करना है गूगल पे और जाकर सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जब आप वहां पर पहुंचेंगे तो सिचुएशन में आपको इस तरीके से जो है हिंदी मीडियम वाला भाग मिल जाएगा। आप वहां पर जाइए, आपको जो भी विषय पढ़ना है जैसा कि आप पहले से जानते हैं, वहां पर जाकर आप क्लिक कर दीजिए। मान लेते हैं कि आपको केमिस्ट्री में इसके बाद वाला पार्ट पढ़ना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सिंपल सी कहानी है, आप कर दीजिए यहां पर क्लिक। आपने किया क्लिक, आपके सामने हर चैप्टर के हर प्रकार के जो वीडियो हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होंगे। कोई पैकेज नहीं है, कोई कूपन सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक उद्देश्य, शिक्षित भारत विकसित भारत। आपने किया क्लिक, पढ़ाई हो गई आपकी शुरू। कहां से? तो भाई इंडेक्स से 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को, सारे चैप्टर्स को हम लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या करने वाला हूं, इसके बाद जो है आप लोगों से मिलने वाला हूं इसी चैप्टर के दूसरे वीडियोस के साथ में, जिनमें कॉन्सेप्ट वीडियोस हो सकते हैं, एग्जाम्पलर वीडियोस हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स बस आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ में। हम मिलते हैं अगली क्लास में, अगली रसायन विज्ञान की क्लास में कुछ नया धमाका करते हुए। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।